लेट्स रिकॉल लास्ट क्लास बच्चे। बात नहीं बेटा, जल्दी से। अरे बात बंद कर दो। अगर किसी लाइन का एंगल अल्फा बीटा गामा हो, फिर बांधते नहीं यार तुम। डायरेक्शन को साइन बताओ। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर अपने को डायरेक्शन को साइंस पता हो तो हम लाइन के क्या निकाल सकते हैं? यूनिट वेक्टर एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप। और अगर कोई लाइन के लॉन्ग, किसी लाइन के ऊपर इन्फानाइट वेक्टर हो सकते हैं। मान लो ए बी वेक्टर मिल गया, किसी एक वेक्टर से हम क्या निकाल पाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज। मान लो ए बी वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k है, तो आप कह सकते हैं कि इस वेक्टर एज वेल एज लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी वो कितने हो जाएंगे? 2 3 4। और किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने का एक कॉन्सेप्ट और भी है कि अगर आपको ए के पॉइंट मिल जाए 2 3 1 और बी के पॉइंट मिल जाए 5 6 3, तो भी आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट व्हाट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस, यानी 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, राइट। उसके बाद हम किस में एंटर कर गए थे? लाइन इन स्पेस में। तो लाइन के ऊपर इन्फानाइट पॉइंट है, इसीलिए वो पाथ है, और पाथ है तो इक्वेशन बनता है। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो पोजीशन वेक्टर काम आएगा। और ये पॉइंट है x1 y1 z1, और अगर इसका भी वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो पोजीशन वेक्टर काम आएगा। और लाइन के ऊपर इन्फानाइट वेक्टर में से कोई एक वेक्टर, या तो इसका नहीं तो इसके पैरेलल का, जो भी होगा मैं दे दूंगा किसी ना किसी तरीके से। तो मान लीजिए इसके ऊपर एक n1 वेक्टर तुम्हें दे दिया, तो तुम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर। कार्टेशियन सुनाओ, आसानी से याद होती है बच्चे को। x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। और जो वेक्टर इक्वेशन लास्ट पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, वो थी r वेक्टर इक्वल टू इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये डायरेक्शन। डायरेक्शन चाहे इसकी हो, चाहे मतलब डायरेक्शन रेशियो वेक्टर चाहे यहाँ से मिले चाहे यहाँ से मिले, बिकॉज अगर ये पैरेलल है तो ये भी हमारे पैरेलल होने की वजह से शिफ्ट जब करेगा, कब क्या करेगा बेटा? शिफ्ट जब करेगा तो हमारे ऊपर ही आएगा, राइट। तो हमें अगर यहाँ भी कोई n1 के नाम पे दे रहा है तो ना थैंक यू बोल के उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं, राइट। तो बताओ जल्दी से क्या आएगा यहाँ पर? n वेक्टर, राइट। ये n है और ये n1 है। अगर n मिल जाए तो भी अच्छी बात है, n1 मिल जाए तो भी अच्छी बात है, राइट। आज हमें क्लास को यहाँ से आगे लेके चलना है, राइट। लाओ एक मॉड्यूल यहाँ पढ़े थे ना बहुत सारे, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जहां मैंने क्लास छोड़ी है, मैंने तुम्हें बता दिया था कि अब मैं तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज इजीली अवेलेबल नहीं कराऊंगा, और वहीं से कहानियां शुरू होती है। पेज नंबर 5 ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है, ठीक है जी। 13 पे आ जाओ, पढ़ो। ये पहला क्वेश्चन है जो हम लाइन इन स्पेस में करने जा रहे हैं, और 4 नंबर में आ सकता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो भाई। फर्स्ट पार्ट बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग लाइंस पासिंग थ्रू। हम एक ऐसी लाइन की इक्वेशन ढूंढ रहे हैं जो किससे पास कर रही है? 2, 1, 3 से, एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस। ये हमारी लाइन L है और ये L1 है। L1 की लाइन की इक्वेशन दे रखी है r वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस j माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट? 2i माइनस 2j प्लस के। और इस लाइन का हमारे साथ क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर। देयर इज अनदर लाइन दैट्स कॉल्ड लाइन 2, और लाइन 2 की इक्वेशन दे रखी है उसने कितनी? r वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस नॉट प्लस, it's actually minus 3k plus mu times of I plus 2j plus 2k. Can you start? तुम मुझे बता सकते हो मैं अपनी लाइन की इक्वेशन क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए उसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट होना जरूरी है। आई थिंक दे दिया था मैंने तुम्हें एक फिक्स पॉइंट ना, तो तुमको क्या नहीं मिला? लाइन के अलोंग एक भी वेक्टर नहीं दिया गया तुम्हें, आप ऐसे कह सकते हो। अच्छा मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि ये लाइन का पासिंग थ्रू पॉइंट होता है, और ये लाइन का ये वाला पार्ट कौन होता है? याद करो लास्ट क्लास में रिवर्स कैलकुलेशंस करवाई है सारी, राइट। तो ये वाला पार्ट कौन होता है? ये तो पासिंग थ्रू पॉइंट होता है लाइन का, और ये क्या होता है? लाइन का अलोंग एक वेक्टर। तो इसका मतलब इसके अलोंग
इसके अलोंग n1 वेक्टर तो मिल ही गया ना तुमको, कितना मिल गया बोलो, 2i माइनस 2j प्लस के, और इसके अलोंग n2 वेक्टर मिल गया तुमको, बोलना n2 कहाँ मिल गया, हाँ वेरी गुड, i प्लस 2j प्लस 2k, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी टाइप की। अच्छा एक बात बताओ, लाइन L का रिलेशन क्या है L1 के साथ, परपेंडिकुलर, लाइन L का रिलेशन क्या है लाइन L2 के साथ, परपेंडिकुलर, इसीलिए n वेक्टर का रिलेशन क्या होगा n1 के साथ, परपेंडिकुलर, और n वेक्टर का रिलेशन क्या होगा n2 के साथ। अब याद करो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है आपको, यस एनीवन, क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, अगर अगर मेरा कोई ऐसा वेक्टर मैं ढूंढ रहा हूं जो n1 के साथ भी परपेंडिकुलर और n2 के साथ भी है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट जैसा होगा, जैसा होगा, वेरी गुड ना। तो n वेक्टर क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, अब मैं लैम्डा यूज नहीं कर सकता बिकॉज लैम्डा तुमने कहीं यूज किया हुआ है, चल एल्फा टाइम्स ऑफ व्हाट, n1 क्रॉस n2। तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी सबसे बड़ा जो मिसिंग पॉइंट है वो n वेक्टर है, जो मैं बहुत जल्द निकाल के तुम्हें देने वाला हूं, है ना, मुझे तो सिर्फ क्या आना चाहिए n1 क्रॉस n2, वो कोई बड़ी बात है नहीं तुम्हारे लिए। हाँ भाई बोलना जरा, n1 क्रॉस n2 तुम कैसे निकालते, n वेक्टर निकल के आता है अल्फा वेक्टर i j k, बोलना शुरू करो, वहां से कंटेंट देख के बोलना शुरू करो, n1 क्या है, n1 के कंपोनेंट 2 2 माइनस 2 1, और इसके कंपोनेंट क्या है 1 2 2। अच्छा भाई n वेक्टर आ गया अल्फा टाइम्स ऑफ i कैप, ये हो गया -4 और -2, ये हो गया -j, -j का मतलब 2 2 ज़ा 4 -1, बात नहीं बेटा, और प्लस k, k कैप के साथ कौन आ गया 2 2 ज़ा 4 -1, ठीक है जी। n वेक्टर कितना आ जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ -6i और -3j, और 4 में से एक गया भाई, कितना हो गया 3k। आप एक काम क्यों नहीं करते, अंदर से 3 कॉमन निकाल लो या -3 कॉमन निकाल लो, वो भी एडजस्ट कर दो इसी के साथ ही, -3 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i प्लस j माइनस के, और इसको एक नया कांस्टेंट दे दो, हमें क्या फर्क पड़ता है कौन भाई, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यूनिक होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, क्या फर्क पड़ता है तुमने कौन सा लिया मैंने कौन सा लिया, वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं इसको भी नहीं झेलना चाहता इतनी गंदी कैलकुलेशन को, मैंने इसको ले लिया, चलो मान लिया गामा, ये लो भाई, रुको, कॉपी तो तुम ऐसे करो जैसे तुमने भी किताब बनाई हो। ये बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस, अभी लिखना पड़ेगा गामा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर, गामा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर, गामा की जगह कोई और कांस्टेंट यूज कर लो, अल्फा बीटा गामा थीटा यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, के कैप में 2 2 ज़ा 4 प्लस 2, सही है, 4 प्लस 2 कितना हो गया ये 6 हो गया, तो ये माइनस क्या कॉमन लिया था 3, तो 2, और ये -2। हाँ भाई पी वेक्टर बताओ, पता करो लाइन किससे पास कर रही है, लाइन किससे पास कर रही है, P 2,1,3 से, तो इसको देख देख के पोजीशन वेक्टर बना लो फटाफट, 2i प्लस j प्लस 3k, और ये बताओ थीटा तो ठीक है, अपना इन वेक्टर क्या है गामा टाइम्स ऑफ व्हाट 2i प्लस j माइनस 2k। हाँ भाई थीटा इंटू गामा क्या होता है, आई थिंक कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या होता होगा ना, वही होता होगा ये भी कांस्टेंट, इसको हटा के एक नया कांस्टेंट लगा दो, 2i प्लस j प्लस 3k, और थीटा इंटू गामा हो गया मान लो क्या ले लो 5, दुनिया भर के कांस्टेंट यूज करवा दिए तुमने मुझसे में। चलो कॉपी करो, करो नोट करो।
अभी तक तुमने किसी ने भी क्वेश्चन मुझसे ये नहीं पूछा कि लाइनें आपने टेढ़ी क्यों बनाई हैं, परपेंडिकुलर जैसी दिख तो रही नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं स्केच ऐसा बनाऊं ना, अगर मैं स्केच ऐसा बनाता, ये लाइन L बनाता और ये L1 दिखाता और ये L2 दिखाता ना, बच्चा मेरी इन्फॉर्मेशन तो क्या समझ नहीं, अपना एक नया पंगा ले लेता है, बोलता है तो L1 L2 के पैरेलल है, जबकि वो पैरेलल होते, अगर सच में अगर ये पैरेलल है तो ये वाली चीज इसकी प्रोपोर्शनल दिखेगी ना। तो 2/1 कितना है 2, और -2/2 कितना है -1, कहाँ है प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, अब इस चीज को फील करो, यहाँ ना दो, एक वो देना, दो पेन दो जरा, इस चीज को फील करो, हुआ क्या होगा, ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर आ गई होगी। तो भाई दूसरी लाइन जरूरी तो नहीं कि यहां हो, यहां हो सकती है, क्या दिक्कत है, आपका तो काम परपेंडिकुलर से था ना। मैंने बोला था ये दोनों लाइनें इसके साथ क्या है, मार्कर के साथ क्या है ना, दिख नहीं रही क्या परपेंडिकुलर। मैंने तो ये थोड़ा ना बोला था कि दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल, तो मैंने कभी नहीं बोला था। इसीलिए तुमने नोटिस किया मैंने स्केच कैसे बनाए, टेढ़े मेढ़े से बनाए। जितनी कहानी लिखी गई है उतनी हम पढ़ लें उतना काफी है ना। अगर सच में इन दोनों ने आपस में पैरेलल होना होता है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों का क्या दिखेगा, प्रोपोर्शनल दिखना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा, तो मैंने लाइन ऐसी बनाई नहीं। ठीक है जी, कोई डाउट। 3D के स्केचेस 2D पे बनाने भी तो आफत है। 3D फील करो तो दिखता है, नहीं फील करो तो ये अटक जाएगा क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला सवाल शुरू करना है अपने को, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट साइड का है। तो आप एक काम करो, एक कार्टेशियन शुरू करनी है, 13 का डी पार्ट, 13 क्वेश्चन का डी पार्ट। क्वेश्चन का डी पार्ट। ये कहानी हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अगर n इसके परपेंडिकुलर है, n इसके परपेंडिकुलर है, तो सीधी सी बात है n कौन है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट जैसा होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कौन है, n1 क्रॉस n2, और जैसा मतलब फैमिली में क्या लगाया है, अल्फा। और उसकी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन 2 बार दे चुका हूँ क्लास के अंदर कि ये बनता कैसे है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 का डी पार्ट। 13th क्वेश्चन का डी पार्ट ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू व्हाट। तो मैं एक ऐसी लाइन ढूंढ रहा हूं जो पास किससे कर रही है, एक्चुअली 1, -1, 1 से, और फिर परपेंडिकुलर है 2 लाइंस के साथ, लाइन 1 और, अच्छा एक बात बताओ, लाइन 1 लाइन 2 किस पर्पस काम आती है हमारे, डायरेक्शन रेशियोज निकालने के। आई थिंक इससे ज्यादा कुछ काम तो होता नहीं। क्यों, पिछला क्वेश्चन देखा नहीं तुमने, मैंने लाइन 1 से कुछ भी नहीं लिया, उसके डायरेक्शन रेशियोज लिए, लाइन 2 से कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ उसके क्या लिए, डायरेक्शन रेशियोज। तो अपना मुद्दा क्लियर हो गया। आज क्या तो हम इतना काम नहीं करेंगे ना। अब मैंने किसी बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात बता, हाँ जी नमन, सुने ध्यान से, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि भाई अपनी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो वो बोल देगा ABC, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या, लाइन 1 के A1 B1, और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, A2 B2 C2। काश कि अपने को क्या पता होता, A1 B1 C1 पता होता और A2 B2 C2 पता होता, पिछला ही क्वेश्चन नहीं हो जाता डिट्टो से। पता नहीं, मतलब क्या मतलब है पता नहीं, तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के फॉर्मूले नहीं सिखाए थे अगर 2 पॉइंट पता हो तो। हाँ तो आओ ये बताओ, A1 B1 C1 होगा क्या भाई, फॉर्मूला लिख के आना, सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, y2 - y1, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो शॉर्टकट तुम, हाँ भाई ये आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 में से 1 गया, एक्चुअली ऐड हो गया 4, और 2 में से 0 गया 2,
अब बताओ A2 B2 C2, अब A2 B2 C2 इसको निकाल लो। एक में से दो गया है, माइनस एक हो गया, और एक में से दो में से एक गया, सॉरी ये एक बार जो फॉर्मेट है ना फॉलो कर लिया तो कर लिया, दो में से एक गया, एक और माइनस एक और माइनस एक। हाँ जी, मेरे ख्याल से तुम ना वेक्टर में ही आ जाओ, भले ही डेटा कार्टेशियन में दिया है। जो बोलो भाई एन वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई बी जे प्लस सी के, और एन वन वेक्टर किसके इक्वल दिया है वो निकाल लो यहां से। अब एन वन क्या आ जाएगा, 3i 4j प्लस कितना 2k, और एन टू वेक्टर कितना आ जाएगा, -i प्लस j माइनस 2k। कोई डाउट? अब बताओ रिलेशन क्या है तुम्हारे तरफ से, क्या गिवन है कहानी, लाइन L परपेंडिकुलर टू L1 है, लाइन L परपेंडिकुलर टू लाइन 2 है, तो एनी वन N परपेंडिकुलर टू N1 है, N परपेंडिकुलर टू N2 है। अबे तो सेम सवाल बनता जा रहा है पिछले जैसा। हाँ तो N कितना आ गया है बोलो, लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या ले लें, N1 क्रॉस N2। किसी बच्चे ने निकाल लिया क्या, निकालूं, आई जे के N1 आ गया 3 4 2, और N2 आ गया -1 1 और -2। ये आ गया लैम्डा टाइम्स, हाँ जी, -8 और -2 -10, तो आई आ गया 3 दूनी 6 -6 और +2 -6 और +2 -4 -4 और ये +4, और उसके बाद आखिरी वाला आ गया 3 1 3 + 4 7k n वेक्टर। अभी n वेक्टर इतना आया तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास में तुमसे एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि अगर क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो किस फॉर्म में आंसर करना चाहिए। तो यार दिया तो सब कुछ मैंने कार्टेशियन में ही था, तो तुम कहाँ ले गए सवाल को। तो एक काम करो ना, ये बताओ किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने होते हैं। तो ये लैम्डा इनफाइनाइट बता रहा है ना, तुम तो एक कोई पेयर उठा के आगे बढ़ो। हाँ भाई डायरेक्शन रेशियोज बताओ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, या डायरेक्टली बताओ नाउ ए बी सी क्या कहा जा सकता है, ए कॉमा बी कॉमा सी क्या कहा जा, ये तो लिखे हुए -10 4 7। लाइन की इक्वेशन सुना दो, कौन सी वाली सुनाओगे, कार्टेशियन है वेक्टर, और डिपेंड करता है किस फॉर्मेट में तुम आंसर चाहते हो। पढ़ लो पूरे सवाल में, पता लगा उसी ने लिखा हो वेक्टर, हम निकाल दें कार्टेशियन। नहीं लिखा नहीं ना, तो अपनी मर्जी से सिमेट्रिकल निकाल के आ जाओ। तो x - x1 अपॉन कितना a, y - y1 अपॉन कितना b, और z - z1 अपॉन कितना, ये से एनी वन x - x1। अरे बताया तो था थ्रू, किसके थ्रू पास हो रही है, चेक करो p 1, -1, 1। अब तो आंसर ओरल दे दो, x - 1 y + 1 z - 1 अपॉन 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 ए बी सी क्या थे भाई, -10 4 और 7। नोट करो, करो कॉपी। अब निपुण डीला कहाँ चला गया यार, ये सही है यार, एक आता ही जाता है। ठीक है जी, जिसका ये हो जाए तो अपना काम खत्म। हमने पैरेलल अपनी लाइन के पैरेलल लाइन को यूज करना सिखा दिया, अपनी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन को यूज करना सिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया खत्म ना। एक काम करो 14 का मैं ही कराता हूं, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। हटा दूं, कर ली कॉपी।
14th क्वेश्चन, उसमें तो बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, आप एक बार सवाल पढ़ लो जरा। x माइनस 2 अपॉन 5, y माइनस 3 अपॉन 7 एंड z प्लस 2 अपॉन 3। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 0, 1, 2 इस लाइन के ऊपर आएगा या नहीं आएगा। भाई देयर इज अ लाइन ना, माय क्वेश्चन इज दैट कि ये 0, 1, 2 इस लाइन का पार्ट है कि नहीं है। तो एक काम करो, जहां जहां x है वहां क्या डाल के देखो, ये 0 डाल दो, जहां जहां y है 1 डाल दो, जहां 2 है देखो। हाँ भाई 0 माइनस 2 अपॉन 5, 1 माइनस 3 अपॉन 7 और 2 प्लस 2 अपॉन 3, क्या कहते हो, -2/5 इक्वल टू -3/7 इक्वल टू 4/3। ये कितना मैथमेटिकली करेक्ट है? -2/5 बराबर होता है -3/7। करेक्ट और फॉल्स? रॉन्ग है ना, तो गलत है, नॉट ट्रू या फॉल्स लिख के। सो हम कह सकते हैं पॉइंट 0, 1, 2 डू नॉट लाइज ऑन व्हाट, लाइन L। कितने पॉइंट किए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में, सॉरी 14 में, 14 के ए पार्ट में 4 पार्ट, चारों चेक करने हैं। कैसे डाल के देखते रहो। जिसने प्रोपोर्शनैलिटी दे दी, वो इस फैमिली का मेंबर, यानी इस लाइन का मेंबर, और जिसने नहीं दी वो नहीं है। बात खत्म, करो कॉपी। सेवन 10, 1 डाल के देखना जरा, तीसरा पॉइंट है, डालना जरा 7। ओरल कैलकुलेट कर लेते हैं ना, आओ भाई। 7, 10, 1 चेक कर रहे हैं। 7 यहाँ डालेंगे, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 5 डिवाइड हो गया -1। अब 10 डाल रहे हैं, 10 में से 3 गया 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 था ना आखिरी वाला, 7, 10, 1, तो 1 प्लस 2 3, 3/3, 1 बराबर है 1 बराबर 1। यस, तो इसका मतलब 7, 10, 1 इस लाइन पे लाई करेगा। आपको समझ में आ गया कैसे चेक करते हैं? वो 11th वाला तो सबको आता है, तो उठा के डाल दो। यहाँ ऐसी लाइंस के अंदर चेक करने का मतलब क्या होता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी देखनी पड़ती है। जिसने प्रोपोर्शनैलिटी दे दी वो आता है, जिसने प्रोपोर्शनैलिटी नहीं दी वो नहीं आता। ठीक है जी। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये है जी 4 नंबर का कॉन्सेप्ट। तो अभी तक कौन सा क्वेश्चन तुमने किया जो 4 नंबर में आ सकता है? एक 13th क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर में आता है, और अभी तुम पढ़ने जा रहे हो इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, डालूं? हमें सुनो, समझ में आ गया ये पॉइंट? इन फ्यूचर रिसर्च बेस्ड कैलकुलेशन, कई बार क्या होता है, किसी चीज को हमें निकालना है, उसके आंसर आ गए 2, पीछे लिखा हुआ है 1, तो इंसान रिसर्च पे निकलता है कि ये कहाँ गया। तो वो रिसर्च उसी की कंप्लीट होती है जिसको ये ऐसी ऐसी बातें सारी पता हूँ। तो बेसिकली अपने को पता होना चाहिए कि एक पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई करती है तो उसका बिहेवियर लाइन कैसा, मतलब उसके साथ साइड इफेक्ट दिखाती है। प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, लाइन के साथ क्या आएगी, और नहीं लाई करता तो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप 2 मिनट के लिए अपनी कॉपीज बंद कर लें, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के अंदर। कितने नंबर में भाई? 4 नंबर के अंदर। देखते हैं जरा तुम क्या समझते हो इसको। ओके, अगर ये लाइन L1 है, प्यारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, लाइन L1 की इक्वेशन सुनाओ क्या आएगी। द बेस्ट फॉर्मेट इज कार्टेशियन फॉर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। अच्छा, अगर मुझे अभी ऑन द स्पॉट इसको देख के वेक्टर लिखना हो तो मैं क्या लिख दूंगा? अरे इसको क्या है, ये पोजीशन वेक्टर होता है, तो क्या लिख देंगे, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये DC, सॉरी drs। क्या लिख दो यहाँ पर, a1 i b1 j प्लस, है ना। तो ये तो आंखों का धोखा है कि तुम क्या, तो जो फॉर्मेट बोले एक लाइन में हम खत्म कर देंगे सारी कहानी को। तुम अपना एक फेवरेट बना लो कि सर मुझे ये बड़ा अच्छे से आता है, उस फेवरेट के साथ काम करते रहो। आखिरी में एक लाइन के अंदर स्विच हो जाता है सारा सिस्टम। एक लाइन के अंदर ये लिखा मिलेगा मैं ये लिख दूंगा, इसको ये लिखा मिलेगा तो मैं वो लिख दूंगा। इसके लिए मुझे दोनों फॉर्मेट में महारथी बनने की जरूरत नहीं है। कोई एक फॉर्मेट, या तो वेक्टर सीख लो सारा, या क्या सीख लो, कार्टेशियन सीख लो। आखिरी में सारी बातें एक लाइन में लिखी जाती हैं, इतना मुद्दा ही कोई नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं
कि जो चीज़ें हैं वो आप इजीली हैंडल करेंगे बिकॉज नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है। वेक्टर पढ़ के आ रहे हो तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। हाँ भाई, इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट गिन लो? इनफाइनाइट। तो ना तुम्हारे बस की बात है ना मेरे बस की बात है मैं लिख दूं। सेट बिल्डर फॉर्म तो लिख सकते हो, आओ लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। वो सारे पॉइंट दिखेंगे कैसे? एक्स वाई जेड दिखेंगे। चलो भाई उधर से देख देख के बताना शुरू करो एक्स वाई जेड की वैल्यू। अरे सच में बता सकते हो तुम? चलो ये फील करो, इससे जेड बताना जरा क्या लिखोगे? हाँ, लैम्डा सी वन, वेरी गुड, लैम्डा प्लस जेड वन। बेटे उधर कूदेगा ना वो। हाँ तो ऐसा ओरल देख के बता दे सारे फटाफट। हाँ, लैम्डा ए वन और प्लस एक्स वन, सही बात है। अगला बोल, लैम्डा बी, अच्छा लैम्डा बी वन, डन। ये दूसरी कोई लाइन है, ठीक है जी, ये कोई दूसरी ही लाइन है, लाइन टू। इसकी इक्वेशन गिवन है मेरे पास। ऑब्वियसली x1 तो यूज नहीं कर सकता, तो यूज हो गया। तो x माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन क्या आ गया? a2 b2 c2। बात नहीं बेटा, ये बताओ इसके आगे लगा लेते हैं हम, चलो अल्फा। हाँ भाई, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे यार? फिर मजाक, कितने पॉइंट हो सकते हैं सोचो। मेरे से पूछना मत तो सारे पॉइंट क्या है। अगर ज़्यादा फोर्स करोगे तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख दूंगा। रोस्टर तो अपने बस की बात है नहीं, तो रोस्टर चलो सेट बिल्डर फॉर्म ही सुना दो। हाँ भाई ओरल शुरू हो जाओ। अरे जैसे पिछली बार लिखा था ऐसे लिख दो इस बार। क्या आ जाएगा? एट एल्फा a2 प्लस x2, और बताओ एल्फा b2, सही बात है, प्लस y2, और एल्फा c2 प्लस z2। हाँ भाई नमन, कॉन्सेप्ट क्या, हेडिंग क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके ऊपर कितने पॉइंट गिनो? बहुत बढ़िया। इसके ऊपर कितने पॉइंट? अगर सच में इंटरसेक्टिंग है ना तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो दोनों के ऊपर लाई करेगा। इसीलिए तुमसे क्वेश्चन नंबर को पहले भी चेक करवा रहा था कि कैसे पता लगे कौन सा पॉइंट किस पे लाई करता है, समझे? अब ये बताओ, मैं यहां एक लाइन लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इफ, मुझे नहीं पता, मैं तो जैसे एक परसेप्शन डाल रहा हूं, इफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्या चमत्कार देखने को मिलेगा? एनीवन? कुछ नहीं। अब जो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये R1 बना लेते हैं, ये वाला पॉइंट R1 ले लेते हैं, और ये वाला पॉइंट क्या ले लेते हैं? हाँ, ये वाला R2 ले लेते हैं। हाँ भाई, तो क्या चमत्कार देखने को मिलेगा? फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड अल्फा, लैम्डा एंड अल्फा इस हिसाब से सेट हो जाएंगे, लैम्डा यहां सेट हो जाएगा, अल्फा यहां सेट हो जाएगा, और ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं एक ही नजर आएंगे। तब तो पता लगेगा इंटरसेक्टिंग था कि नहीं था। फॉर विच, हाँ भाई, L1 इफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, देन फॉर यूनिक वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड अल्फा R1 किसके बराबर हो जाएगा? तो तुम्हें समझ में आ गया होगा सारी कहानी कि अपना काम इसमें मेनली लैम्डा और अल्फा ढूंढना है, क्योंकि वो लैम्डा अल्फा ढूंढ लिया ना जिसके लिए R1 किसके बराबर है? R2। तो अपन लोग मिनट नहीं लगाएंगे डिक्लेयर करने में कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। और अगर सामने वाले ने बोला अब चल एक काम कर, तो इंटरसेक्टिंग बोल रहे हैं, हाँ जी हम तो बोल रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल के दिखा दे। अब जब अपने हाथ में ऐसा कोई लैम्डा या अल्फा लग जाएगा तो लैम्डा डालते ही यहां से पॉइंट नहीं आ जाएगा। अब सर क्या अल्फा भी निकाले? अब यार इससे पहले जब ये डिक्लेयर हो चुका है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो मैं या तो लैम्डा से निकालूंगा या मैं अल्फा से निकालूंगा। फिर भी तुम्हारे पास टाइम पास करने के लिए तो बाकी पर नहीं आता, तो तुम दोनों से निकाल के देखो और फिर लगाए दोनों से ही मारे हैं। अरे वो तो पहले डिक्लेयर हो जाएगा ना। अगर लाइंस ने इंटरसेक्ट नहीं होना होगा ना तो चिंता नहीं करो बेटा, तुम जितनी मैथमेटिक्स जानते हो लगा दो, तुमसे लैम्डा एंड अल्फा सेट नहीं होगा। और एक बार लैम्डा अल्फा निकल आए तो लाइंस इंटरसेक्ट पक्का करेंगी, ठीक है? और करेंगी तो फिर या तो लैम्डा या अल्फा से आप पॉइंट निकाल सकते हो। सारी समरी कॉपी करो, क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का मैं बताता हूं कौन सा पार्ट आपको करना है क्लास में। डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का डी पार्ट क्लास में करेंगे।
सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फेवरेट टाइप का टॉपिक है ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कई बार सवाल पूछ चुका है इस पे। याद है लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन आया करता था, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और पॉइंट को लाइन में इमेज की तरह देखो तो इमेज बताओ क्या है, मिरर, लाइन को मिरर बना दो, वो भी क्वेश्चन हैं। एज इट इज है सारा स्ट्रेट लाइन, लगभग स्ट्रेट लाइन ऐसा है सारा, लेकिन बस वो 3D में है इस बार। क्या हो गया शशांक, थका थका लग रहा तू आज से तो गया ही नहीं, गया स्कूल भी नहीं गया, तभी थक गया जा रहा तो कितने कितने दिन बाद स्कूल जाएगा तो राउंड लगवाएंगे तो स्कूल में, और क्या करेंगे। कॉपी हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी पार्ट शुरू कर लो भाई। लास्ट क्लास में याद है मैं नमन क्या करवा रहा था, लाइन गिवन है, पॉइंट रीड करके दिखाओ, डीआरस रीड करके दिखाओ। आज देखो उसका फायदा देखो, दूर से ही रीड करेंगे और कार्टेशियन में लिख देंगे और कार्टेशियन से आगे काम चालू कर देंगे। स्टार्ट करो भाई। चलो भाई अगर आप पहला क्वेश्चन मेरे पीछे पीछे कॉपी करें तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो जहां तो अटक जाओगे वहां से फिर वापस मेरा सॉल्यूशन देख लेना। 15th क्वेश्चन डी पार्ट। हाँ भाई लाइन 1 बताओ, आर वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k। यार हमारे साथ चीटिंग होगी राशि, कहाँ चीटिंग होगी? ये मैंने सारा कॉन्सेप्ट को सारा कार्टेशियन पढ़ाया और तुम लाइन की इक्वेशन क्या दे रहे हो मुझे? एक लाइन में बेटा, एक लाइन में ना, वो सब ड्रामा नहीं करने बैठ जाना। कई लोग पता क्या करते हैं, आर वेक्टर की जगह लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अरे वो रिडक्शन शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर देते हैं? छोड़ो ना यार। हाँ भाई वेरी गुड, ये रहा 1, ये पासिंग थ्रू पॉइंट है ना, बोलना शुरू करो। x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन में डी कौन बोल रहा है? ये रे भाई। हाँ भाई 2 3 4 कोई डाउट? इक्वल टू लैम्डा। हाँ भाई R1 का एड्रेस बताओ। R1 कौन होता है? मूविंग पॉइंट ऑफ लाइन 1। बताओ जल्दी से कौन आएगा? एक्स वाई जेड आया कितना है तुम सुना दो जल्दी से। 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3। चलो भाई लाइन 1 क्लोज। लाइन 2 बताओ। लाइन 2 बताओ लाइन 2 क्या थी? लाइन 2 थी आर वेक्टर इक्वल्स टू 4i प्लस j प्लस 0k ना माइनस 0k और प्लस म्यू टाइम्स, ठीक है जी म्यू सही, और 5i प्लस 2j प्लस k। अभी बताओ लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन लिखना जरा है। x माइनस 4 y माइनस 1 z माइनस 0 अपॉन 5 2 1 और इक्वल टू लगा लो म्यू। और जल्दी से बताओ R2 का एड्रेस। यार कैसी बातें कर रहे हो? R एक मूविंग पॉइंट होता है, उसका एड्रेस एक्स वाई जेड की टर्म में ही होगा। सुनाओ R2 कितना आएगा? 5 टाइम्स ऑफ म्यू प्लस 4, 2 टाइम्स ऑफ म्यू प्लस 1, म्यू टाइम ना, म्यू ही रहेगा बस। अब एक काम करो, पुट करो R1 किसके बराबर? स्मार्ट लोग जानते हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अबे मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की कि क्या कभी जिंदगी में R1 R2 एक हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो लाइन से इंटरसेक्ट करेंगी और अगर नहीं होंगे तो नहीं होगी। बताओ R1 जल्दी से। R1 में निकाल लिया था 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3 बराबर है किसके? किसके बराबर है भाई?
5 टाइम्स ऑफ म्यू प्लस 4, 2 टाइम्स ऑफ म्यू प्लस 1 और म्यू। अच्छा भाई, इतनी शक्ल देखने के बाद बच्चे एक बात तो समझ में आ जाती है कि लैम्डा और म्यू जब तक पता लगेंगे नहीं, मुझे नहीं समझ में आएगा कि ये दोनों बराबर हैं। मैं तो मान के चल रहा हूं कि ये बराबर हैं, तो मैं कंपेयर कर पा रहा। अब जब कंपेयर कर पाया तो मेरे पास 3 इक्वेशन फटाक से निकल के आएंगी। हाँ भाई, वो 3 इक्वेशन कौन बता रहा है? यहां से कंपेयर करके बताओ जल्दी से। एब्सीसा किससे कंपेयर होगा? एब्सीसा से। ऑर्डिनेट कंपेयर होगा ऑर्डिनेट से, और z कोऑर्डिनेट कंपेयर होगा z कोऑर्डिनेट से। करो कंपेयर करो फिलहाल तो। हाँ भाई, तो पहला कंपैरिजन कहता है 2 लैम्डा प्लस 1 किसके इक्वल? 5 म्यू प्लस 4। दूसरा बताओ 3 लैम्डा प्लस 2 किसके बराबर? 2 म्यू प्लस 1। और तीसरा 4 लैम्डा प्लस 3 किसके बराबर? म्यू के। बोल भाई बोल जल्दी से, कितना आया? 2 लैम्डा प्लस नॉट प्लस माइनस 5 टाइम्स ऑफ म्यू इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, और 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, 1 में से 2 गया -1, और 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू -3। बेटे कितनी इक्वेशंस आ गई हमारे पास? अरे कितनी आ गई? 3। क्या करोगे अब? कितने लोग आए हैं? लैम्डा म्यू ना, तो 2 कोई भी सॉल्व कर दो, पकड़ के 2। ऑन सॉल्विंग 1 and 2। हाँ भाई, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3, और 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -1। इसको एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको -2 से कर दो। 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू और 3 3 9, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? -6 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 4 म्यू और माइनस माइनस प्लस 2। बोलो कोई डाउट अभी तक बच्चे? ये कट गया, 15 में से 4 गया, -9 म्यू, और 9 में 9 और 2 कितना हो गया? 11। तो म्यू की वैल्यू कितनी आई? -11/9। अच्छा एक बात बताओ, इसको किसी भी इक्वेशन पुट कर लो जिनको सॉल्व किया हो तुमने, तो 3 लैम्डा या 2 लैम्डा, क्या हो गया भाई? क्या कोसा चल रही है? तो 2 लैम्डा -5 टाइम्स ऑफ -11/9 इक्वल टू 3। ये आ गया निकल के 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस नहीं माइनस 11 पंजे 55/9, 27। 27 में से 55 गया, कितना होता है भाई? माइनस तो आएगा, कितना आएगा? 15 में से 7 गए 8, और रह गया 4 में से 2 गए 2, तो ये कैंसलेशन में आ गया दिस -14/9। कोई डाउट? सो फाइनली हमारे पास क्या है नमन? लैम्डा और म्यू आने चाहिए थे, आए या नहीं आए तेरे? पक्का आ गए? हाँ नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ बेटा, वो तो तुम पॉइंट की बात कर रहे हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आ गया। तुमने कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व की हैं? हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहीं से भी आएगी। यानी देखो मैं बताता हूँ ना, अगर हम सही, पहली बात तो ये है कि खुश मत हो, लैम्डा और म्यू हाथ में लग गए ये गारंटी नहीं है कि लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। बिल्कुल सही सुना लेरी साहब, सुन नहीं रहे तुम? लैम्डा और म्यू हाथ में आ गए तुम्हारे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। क्या कभी ऐसे 2 पॉइंट सेम माने जाएंगे? सोच के बताना, क्या कभी ऐसे 2 पॉइंट सेम माने जाएंगे? मैं बताता हूं हुआ क्या। तुमने एब्सीसा को एब्सीसा से इक्वेट किया, एक इक्वेशन ये आई, मानते हो? तो मानते हो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? एब्सीसा के लिए। ये दूसरी इक्वेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? ऑर्डिनेट के लिए। और तीसरी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए थी? पता, तुम इस टाइम लैम्डा और म्यू निकाल के उछल रहे हो, तुम्हें सिर्फ इतनी गारंटी मिली है कि अगर लैम्डा इतना ले लूं और म्यू इतना ले लूं कि दोनों के एब्सीसा सेम आ जाएंगे और दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ जाएंगे। जेड कोऑर्डिनेट किसी ने देखा भी नहीं अभी तक। ये इक्वेशन किसकी थी? जेड कोऑर्डिनेट की। अगर इन दोनों ने उसको भी सेटिस्फाई कर दिया, आई रिपीट, इन दोनों ने उसको भी सेटिस्फाई कर दिया, तो मैं कहूंगा मेरे पास एब्सीसा भी इन 2 वैल्यूज के लिए बराबर हो जाएंगे, ऑर्डिनेट भी इन दोनों वैल्यूज के लिए बराबर हो जाएंगे, और तुम चेक करके बता रहे हो तीसरी में तो जेड कोऑर्डिनेट भी बराबर होंगे। और जब दोनों लाइंस के ऊपर एक पॉइंट आएगा तो फिर हम क्यों नहीं कहेंगे इंटरसेक्टिंग है? बात समझ में आएगी नहीं आई? लेट्स मूव ऑन। अभी काम आधा है, अभी काम आधा हुआ, अभी तो मुझे ये पता ही नहीं जेड कोऑर्डिनेट बराबर है
या नहीं है? जल्दी से बताएं। वी हैव, इसीलिए बोला ना ये वैल्यूज पे ज़्यादा खुश ना हो, ये तो किसी की कुछ भी आती, कोई 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 कुछ भी सॉल्व करते हैं। वी हैव, अभी हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं तीसरा बता देगा अपने को 2 मिनट के अंदर। हाँ भाई, वी हैव व्हाट 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू -3। अच्छा, म्यू की एलिमेंट डाल दो, 4 इंटू -11/9 और माइनस ऑफ -14/9। चलो भाई शुरू हो जाओ। 11 चौक 44 और प्लस 14/9 -44 है। अच्छा उल्टा कर दिया, ये हो गया -14/9 और ये कितना हो गया -11/9। हाँ भाई सॉल्व करो, एलसीएम आ गया 9, ये आ गया -56 और ये आ गया +11 इक्वल टू -3। कितना आ गया? 6 में से 1 45 आ गया। कितना आ रहा है? मैं गलत है ना, मेरी कैलकुलेशन में गलती है। पॉइंट सही है पीछे तुम्हारा, ये इंटरसेक्ट करेगा। कैलकुलेशन एरर चेक करो कहाँ आया है। मेरे ही सॉल्व करने में मिस्टेक है कहीं? आंसर क्वेश्चन सही है बिल्कुल और आंसर भी मैच करेगा। एक बार दोबारा लाइन चेक करो जल्दी। 1 2 3 2 3 4 सही है। और दूसरी लाइन कौन सी थी? अच्छा तुमने अलग सॉल्व किया था मुझसे क्या? तो फिर यही गड़बड़ हुई होगी। 3 2 6, ये 2 लैम्डा -5 म्यू +3। एक मिनट, ये उधर गया, ये इधर आया, सही है। ये उधर गया और ये इधर आया है, सही है। और ये इधर आया है, ये इधर आया, सही है, टिक। हाँ भाई 3 से मल्टीप्लाई किया 6 15 और 9 -6 +4 सही है और +2, ये कटा 15 में से 4 गए। बताओ ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती हैं यार। कितना है ये? -1। अब ये इतनी आसान वैल्यू डालेंगे तो वैसे ही म्यू बदल जाएगा, लैम्डा बदल जाएगा। +5 उधर गया, 3 में से 5 गया, कितना हो गया? -2। तो -2 और 2 तो लैम्डा आएगा कितना? अभी -1 यहाँ भी डाल के देखो और यहाँ भी डाल के देखो और फिर चीज़ समझो बात को कि हुआ क्या। ये तो आया -4 + 1 -3। हाँ भाई -3 बराबर है -3 के। ट्रू फॉल्स? ट्रू। नॉट इवन एब्सीसा, नॉट इवन ऑर्डिनेट, ऑल्सो जेड कोऑर्डिनेट, तीनों बराबर हैं इस वैल्यू के लिए। लैम्डा की ये वैल्यू और म्यू की वैल्यू चेक करना। आखिरी में ये तो नहीं बोल दिया हेंस फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो, अभी तक तो ये डिक्लेयर हुआ। सो अभी आखिरी लाइन लिखनी बाकी है। सो फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 एंड म्यू इक्वल टू -1, L1 and L2 will intersect. Good out? अब ये तो नहीं पूछा, सुनो, ये तो नहीं पूछा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। पूछा है तो चाहे R1 से निकालो चाहे R2 से निकालो, तुम्हारी चॉइस है। We have R1, बताओ भाई। हाँ जी R1। अरे वो अपना पुराना वाला मत बताना, नया वाला बनाना कहाँ है? हमने लैम्डा की टर्म में डिजाइन किया था जो, किधर गया? ये रहा। 2 लैम्डा +1, 3 लैम्डा +2, 4 लैम्डा +3। लैम्डा की वैल्यू -1 है तो R1 आ गया। सॉल्व कर लो भाई, कितना आया होगा सोचो ये? क्या होगा? -2 और +1 -3 + 2 -1 -4 + 3 -1। चेक करो, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है जी। कितने मार्क्स में आता है क्वेश्चन? अगर इंटरसेक्टिंग करवाए प्रूफ तो 4, और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकलवाए तो भी 4। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा? होमवर्क टिक करो। किधर है? हम कहाँ थे? हाँ 15 खत्म। हाँ भाई 16th में लिखा है प्रूव दैट लाइन थ्रू दिस इंटरसेक्ट दिस। क्या ये लाइनें गायब कर दी इसने? 16th क्वेश्चन में लाइनें गायब कर दी। तो 2 पॉइंट फॉर्म नहीं सिखाई थी लास्ट क्लास में? 2 पॉइंट फॉर्म लगा के पहले क्या निकालोगे? लाइन 1, और 2 पॉइंट फॉर्म लगा के क्या निकालोगे? लाइन 2। जब आ जाएगी तो फिर कहानी यही शुरू। अब ये कितने मार्क्स में आएगा? ये 6 में आएगा, लिखो है ना। ये तो 4 में नहीं आ सकता भाई, लाइन 1 लाइन 2 की इक्वेशन भी निकालनी है इसमें तो। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना क्वेश्चन नंबर 16 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। 17th क्वेश्चन के आंसर देखो पीछे, यस क्वेश्चन नहीं है ना। 17th क्वेश्चन के आंसर देखो पीछे क्या लिखे हैं, जबकि सवाल क्या पूछा गया था। ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है। जबकि सवाल क्या पूछा गया था, सवाल पढ़ो जरा। हाँ मजाक हो जाता कभी कभी,
तो इंसान क्या करता है, उसने बोला 2 लाइन दे दी, बोलता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तुमने वर्किंग ऑन की होगी सारी, तुम तो कई महारथी है ना, कई महारथी हैं, सिर्फ लैम्डा एंड म्यू निकाल के खुश हो जाते हैं और उठा के लैम्डा किसी में पटक देते हैं। अबे चेक तो कर लिया करो लैम्डा म्यू तीसरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं 2 पॉइंट के एब्सीसा और ऑर्डिनेट बराबर लेके चल रहा हूँ और जेड कोऑर्डिनेट नहीं पता मुझे, तो ये बराबर कैसे हुए मुझे बताओ ना। तो जब तक तुम तीसरे की कंफर्मेशन मुझे नहीं दोगे, मैं नहीं लिखूंगा कि लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग तो इसको बिना चेक किए पॉइंट निकाल के बाहर करते हैं, बोलो ये सर लैम्डा डाल दो, बात खत्म, पॉइंट आ जाएगा। अबे जो चीज जिंदगी में मिली नहीं उसका तुमने एड्रेस लिख दिया, समझे। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या हुआ होगा सोचो। 17 क्वेश्चन के ए और बी के आंसर आपको मैंने इसलिए बोला था देखने के लिए, आपके लैम्डा और म्यू तो आए होंगे लेकिन वो तीसरे को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब मैं एक क्लास में कराऊं या संभाल लोगे अपने आप? डन ना होमवर्क? ठीक है जी, ऐसा बैच होना चाहिए सबका। ठीक है, समझ नहीं, सच में कालका जी वाले कई बार तोड़ जाते हैं, सर करा ही दो ये भी, तो इसीलिए उनका जो स्पीड रहती है थोड़ी स्लो रहती है। तुम लोग ये संभाल लेते हो, वो बात अलग है, करते तुम भी नहीं हो। नहीं वो तो खैर मुझे पता है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही रहता है ना, ठीक है नहीं। स्टूडेंट तो चाहे कहीं का भी उठा लो पूरे इंडिया में से, ठीक है जी, उनमें 2% पढ़ने वाला होता है, बाकी 98% वाला जो होता है वो पढ़ाई करता है, वो तब करता है जब उसकी चीज़ें सारे हाथ से निकल चुकी होती हैं, ठीक है नहीं। फिर आखिरी में इसीलिए तो मंदिरों में भीड़ होती है, ठीक है नहीं। भगवान तो मार्च में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं क्योंकि हर बच्चा नीचे से प्रे कर रहा होता है, भगवान इस बार देख ले, ठीक नहीं। तो भगवान हर एक का रोल नंबर नोट कर रहा होता है, इसको भी देखना है यार, इसको भी देखना है, इसे पढ़ा तो है नहीं ये, नहीं। चलो करो, इसको कॉपी करो, अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। हाँ जी बोलो। पहली लाइन से निकाल लिया, हाँ। सेकंड तुझे पता है फर्स्ट पॉइंट लैम्डा के टर्म में आ रहे हैं सारे, हाँ ठीक है, उसको सेकंड में डाल दिया तो वहाँ लैम्डा भी हो गया, म्यू भी हो गया। या म्यू कैसे लूंगा? अच्छा यहाँ कह रहा है तो यहाँ डालने के लिए, अच्छा ठीक है डाल दिया, एक्स वाई जेड डाल दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर लैम्डा की वैल्यू दोनों तरफ, अगर पहले उन दोनों को सॉल्व करो एक्स वाई और फिर वाई जेड को सॉल्व करो, उसमें लैम्डा की वैल्यू अगर इक्वल आती तो इंटरसेक्ट होगी, अच्छा और अगर नहीं आती तो नॉट इंटरसेक्ट। तो अगर लैम्डा वैल्यू उसमें जो एक्स वाई जेड में दिखा रहे हैं उसको फिर कोऑर्डिनेट्स करने हैं, ठीक है सही है, उसमें भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी। दोनों तो सेम आने चाहिए ना, लेकिन उसमें चेक तो इनडायरेक्टली तुम भी कर ही रहे हो। हाँ तो ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। छोटा बड़ा तो तुम देख लो भाई, मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। तो तुम्हारे को मैंने R1 निकलवाया, R2 निकलवाया, दोनों को इक्वेट करवाया, लैम्डा म्यू में इक्वेशंस आ गई, लैम्डा म्यू को तीसरे चेक कर लो, अगर तीनों में आ रहा है तो तीनों कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, इसी गारंटी है, और फिर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ बढ़ जाओ। बता दो ये, चलो ये अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है जी परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। भाई एक लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर हो सकती है ना, तो यहां एक कॉन्सेप्ट रेज होता है कि फोटो परपेंडिकुलर निकालो। क्या निकालो जी? अरे जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहा होता है वो कहता है सर पुराना क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। देखो जरा इधर देखो बोर्ड पे, अगर मैं लाइन 1 के ऊपर एनी पॉइंट निकाल लूं और लाइन 2 के ऊपर एनी पॉइंट निकाल लूं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं तो यही नहीं मीट करेंगे आके। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन उसके लिए लाइन 1 की इक्वेशन भी होनी चाहिए और लाइन 2 की इक्वेशन भी होनी चाहिए, जो कि मैं तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं देने वाला। इसका मतलब क्या है, एक लाइन की इक्वेशन में दूंगा, एक की नहीं दूंगा। जो इसकी नहीं दूंगा वो तुमको अरेंज करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे ही मैं बताता हूं, हालांकि उतना लंबा नहीं है इसका, पिछले वाला से लेने देने ज्यादा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर
कौन सा 19 पढ़ो, 19 है 18 है, चलिए 18 पढ़ते हैं। 18 का ए पार्ट कहता है कि ये पॉइंट है कोई 2i माइनस जे प्लस 5k और ये कोई लाइन है, लाइन दे रखी है उसने आर वेक्टर इक्वल्स टू 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 10i minus 4j minus 11k. Now my question is कि if I draw a perpendicular from this point suppose A to this line L, what should be foot of perpendicular? So आपको mainly find क्या करना है? B find करना है। अच्छा अगर मैं गलत नहीं हूं, सुनना बेटे कॉपी बाद में कर लेना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो B इसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है नहीं, वो मैं निकाल सकता हूं, पता तुम्हें कैसे? इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही निकाल दूंगा, निकाल दूंगा। ये बताना इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से बोलना। x माइनस 11 y प्लस 2 z प्लस 8 डिवाइड बाई बोलना वहां से 10, सही है, सही है, कोई डाउट? इक्वल टू क्या लगा लो, तो ये बताओ b कौन है? अरे कैसी बातें कर रहे हो, b इसी फैमिली का मेंबर है ना, तो b कौन है? b x y z है। जब तक नहीं पता तब तक, जब तक XYZ है, तो बताओ B का एड्रेस कौन? B का एड्रेस हमारे लिए क्या है और तुम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो? मॉडिफाई करना बड़ा काम तो ना। 10 लैम्डा प्लस 11 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 माइनस 11 लैम्डा माइनस 8। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं पिछले कॉन्सेप्ट से डिफरेंट रास्ते पे जा रहा हूं। पिछले कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि इस लाइन की इक्वेशन पता हो और इसकी पता हो तो दोनों को सॉल्व कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर आए, लेकिन उसके लिए इसकी इक्वेशन होनी भी तो चाहिए। इसी कहाँ है और निकालने का सोर्स भी नहीं गिवन है। एक पॉइंट को लेके बेटा तुम कुछ नहीं कर सकते और एक परपेंडिकुलर को लेके कुछ नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले आज ही की क्लास में तुमने किया था लाइन परपेंडिकुलर टू L1 एज वेल एज व्हाट L2। काश की तुमने कितने परपेंडिकुलर दिए होते, 2, तो मैं निकाल देता लाइन की इक्वेशन। फिलहाल मेरे से लाइन की इक्वेशन मत पूछना, मैं नहीं निकाल सकता। हाँ अगर ये B पता होता तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल देता। क्या निकाल देता? अबे लेकिन अगर B पता होता तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर थोड़ा ना पूछ रहा होता सामने वाला। क्लियर? फिलहाल हाँ करूंगा ना, अब वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं मेरे पास लैम्डा क्रैक करने का, यही कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई ये बताओ AB का रिलेशन लाइन L के साथ क्या है? फास्ट AB का रिलेशन लाइन L के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इसके ऊपर आने वाला एक वेक्टर, इसके ऊपर आने वाले वेक्टर के बीच में रिलेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर। बात खत्म। इसका परपेंडिकुलर मैं निकाल दूंगा, टूटा फूटा ही निकाल पाऊंगा क्योंकि B अभी ढंग से नहीं आया ना, तमीज में नहीं आया अभी, तो ऑब्वियसली AB लैम्डा के टर्म में निकल के आएगा। और इसका तो कोई भी बता देगा इसको देख के ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पासिंग थ्रू पॉइंट थोड़ी ना होता है, ये अलोंग द लाइन कोई वेक्टर है। बात खत्म। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा वही आपको कौन बताएगा? लैम्डा। और एक बार लैम्डा हाथ में लग जाए तो मैं B नहीं बता दूंगा, तो B खत्म, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर खत्म। स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताओ AB वेक्टर कैसे निकालोगे? B माइनस ए, ओरल शुरू हो जाओ। 10 लैम्डा प्लस 11 में से 2 माइनस कर दो, ऐसे ही बनेगा। 10 लैम्डा प्लस 11 में से 2 माइनस करो, कितना आ गया? 10 लैम्डा प्लस 9 आई कैप। आगे बोलो माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 में से एक माइनस 1, माइनस का तो उल्टा ऐड हो जाएगा, क्या आएगा बोलो? माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 जे कैप। आखिरी वाला बोलो माइनस 11 लैम्डा माइनस 8 और माइनस 5 कितना? माइनस 14 ना ना ना, माइनस 8 और माइनस 5 था ना, 8 और 5 12, क्या 8 और 5 4 नहीं 5 है, 13 के कैप। डन। ऐसे निकालो n वेक्टर, इस लाइन के ऊपर निकालो कोई भी एक वेक्टर जिसका नाम n वेक्टर है। हाँ वो तो निकल गया ना, ये इसको देख के कोई बता देगा कितना? 10i माइनस 4j माइनस 11k। हाँ भाई AB वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर के साथ 0 क्यों? बिकॉज AB परपेंडिकुलर है किसके साथ? बिकॉज AB लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका और इसके ऊपर आने वाले किसी भी वेक्टर के साथ अपना डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? गारंटेड 0। ये आप यही कह रहे थे आप। इससे क्या निकल के आएगा अभी तुम्हारे सामने? लैम्डा। चलो डॉट प्रोडक्ट निकाल, और बच्चों की तरह मत निकालना, पहले AB लिखोगे फिर n लिखोगे फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे, फिर शुरू हो जाना जल्दी से। 10 इंटू दिस, आई कॉम्पोनेंट से डॉट प्रोडक्ट करना होता है ना, वेक्टर की पढ़ाया था।
10 इंटू दिस कितना हो गया 100 लैम्डा प्लस 90 90 हो गया ना यहाँ से। -4 को इससे मल्टीप्लाई करो 16 लैम्डा और -4 को इससे मल्टीप्लाई किया +4 उसके बाद -11 को इससे मल्टीप्लाई किया 121 लैम्डा और -11 को इससे प्लस किया मल्टीप्लाई किया +11 33 11 एकम 11 और 3 14 121 और 16 237 लैम्डा और 90 और 4 94 ये भी वही है 237 ही है अभी। तो लैम्डा की वैल्यू आई है जी -1। अभी लैम्डा की वैल्यू -1 आई है। नाउ बी को रीडिफाइन कर रहा हूं भाई, जो तुमने बी लिखा था थोड़ी देर पहले उसको रीडिफाइन कर रहा हूं। नाउ बी 10 लैम्डा प्लस 11 -4 लैम्डा -2 -11 लैम्डा -8 एट लैम्डा इक्वल टू -1। बोलो क्या होगा, डाल के देख लो क्या होगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा -10 और +11 कितना हो गया -1 +4 +2 बेटा। अच्छा +1 कैसे, अच्छा ठीक है +1। तो बी का एड्रेस आ गया भाई और ये आ गया +11 और 8 3। चेक करना पीछे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये है। अभी रुको एक सवाल और खत्म करता हूं, ये 4 नंबर में आएगा। अभी 6 नंबर का कॉन्सेप्ट भी खत्म करते हैं इसी में। रुक जाओ राक्षसो रुक जाओ। हाँ भाई समटाइम वो बोलता है इफ दिस लाइन इज अ मिरर, if this line is a mirror and find the image, if this line is a mirror find the image of this point in this line। तो इमेज बनेगी behind the mirror a' और उस केस में d1 किसके बराबर होता है, क्यों बराबर होता है, होपफुली तुम्हें पता होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन का रूल है कि डिस्टेंस प्लेन मिरर के केस में अगर इंसिडेंस 90 डिग्री पे आ रही है, अगर क्या वो तो हमेशा ही होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। जल्दी से बताओ a' का एड्रेस क्या होगा, मुझे तो नहीं पता भाई, आप बताओ a' का एड्रेस में क्या लिख दूं, अल्फा बीटा गामा लिख देता हूं। चेक करो ये यूज तो नहीं किया ना अभी तो, कोई अल्फा बीटा गामा यूज तो नहीं कर रखा हमने कोई। डन, आगे आ जाओ भाई, a' का एड्रेस बताओ क्या हो गया। ओके ऑल्सो नाउ b कौन है, सोच के बताना। b इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, a' का मिड पॉइंट का फॉर्मूला सुनाओ। देखो जी मुझे तो इतना पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 और z1 प्लस कितना, चलो सोच के बताओ कि b कौन है। अब भाई b कौन है ये तो निकाल चुके ना हम, 1, 2, 3। x1 के रोल में कौन आएगा, अरे ये आ गया ना x1 y1, ये इसका थोड़ा कार्टेशियन पॉइंट लिख लो यार, 2, -1, 5। हाँ भाई बोलो 2x1 y1 z1 है और ये कौन है x2 y2 z2। तो लगा लो फॉर्मूला, और अल्फा बीटा गामा जिसके हाथ में वो इमेज लेके घूम रहा है। तो बताओ भाई जल्दी से, अल्फा +2/2, अगला बीटा -1/2, उससे अगला गामा +5/2। कंपेयर करना भाई, जब हम इसको करते हैं कंपेयर तो अल्फा +2/2 किसके इक्वल 1, बीटा -1/2 किसके इक्वल 2, गामा +5/2 किसके इक्वल 3। अल्फा की वैल्यू आएगी 2 और 2 से 2 कट गया 0, बीटा की वैल्यू आएगी 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और गामा की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 में से 5 गया 1। हाँ भाई b' बोलो, सॉरी a' बोलो। थोड़ी देर पहले तक तो तुम अल्फा बीटा गामा बोल रहे थे, अभी नया नया पता लगा कितना, 0, 5 और 1। चेक करो पीछे ना, ये तो पीछे कहाँ चेक करोगे, फोटो परपेंडिकुलर चेक करना यार, वो सही है तो बस ठीक है, इमेज भी सही है। कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क हो गए, 18 गया प्यारे बच्चे, 18 तो गया ही गया ना, फोटो परपेंडिकुलर तो गया ही गया, 6 नंबर अगर इमेज भी आएगा ना, 18 पूरे होमवर्क हो। अरे लिखा तो है साथ में, एंड इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट इन द गिवन लाइन, देखो पीछे इमेज भी लिखी होगी, नहीं लिखी क्या, हाँ तो इमेज चेक करो इसकी क्या है, उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एंड हेंस फाइंड इमेज वाली कहानी। ये नहीं आ रहा, अच्छा ये फोटो परपेंडिकुलर ये आ रहा है,
यहाँ तक तो सही है, दोबारा चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, नहीं तो आंसर चेंज करेंगे। चेंज ना आंसर बेटा, पीछे आंसर गलत है, आंसर ठीक करो, आप आंसर चेंज करो बेटा, मैंने चेक कर लिया, ये कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है जी। कोई डाउट यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 18 पूरा होमवर्क है, इसका रेफरेंस लेके आप आराम से कर सकते हैं। इसको कर लो अच्छे से कॉपी, कि नेक्स्ट हेडिंग आएगा स्क्यू लाइंस। पूछा है क्या उसने? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, निकाल दो इस, हाँ इसके और इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो भाई। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं एक्सक्लूसिव पार्ट नहीं। हाँ भाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर है? ए बी, और ए बी किसके बराबर है? डिस्टेंस फॉर्मूला। होपफुली तुम भूले नहीं होगे, डिस्टेंस फॉर्मूला में पूरा नहीं लिख रहा हूं। शुरू हो जाओ भाई, बी का एड्रेस बताने के बाद जरा क्या था। हाँ भाई, तो 1 2 3 और इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। 2 में से 1 गया, उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -1 और 2, एक्चुअली वो भी 1 मिनट यार उनको, हाँ ठीक है, -1 और -2 -3, उसका स्क्वायर 9, 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 1 14, चेक करो √14। सब कुछ मैच कर रहा है, तो इमेज गलत लिखी हुई है पीछे वो, ठीक है जी। अब 18 क्वेश्चन पूरा होमवर्क होगा तुम्हारा। कितने मार्क्स में आएगा अगर इतनी सारी चीजें पूछेगा? तो 6 में पूछेगा, पूछेगा नहीं, पूछ चुका कई बार। तो आप बड़ा संभाल के प्रैक्टिस करें, और आपके फ्राइडे टेस्ट का सिलेबस नोट कर लो। इससे पहले तुम मुझे आके बोलो कि हमें पता नहीं था। फ्राइडे टेस्ट का सिलेबस है आपका, डॉट प्रोडक्ट है वो, मैंने अभी तक डॉट प्रोडक्ट, पीछे वेक्टर के टेस्ट पेंडिंग चल रहे हैं अभी, पूरा डॉट प्रोडक्ट। और उसके अगला टेस्ट लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का, फिर उससे अगला टेस्ट होगा STP प्लस M1, दोनों STP भी आएगा और M1 भी आएगा उसमें। स्टार्ट करें? वैसे तो मैं कर चुका हूँ पूरा, तो M1 तो मैं कभी भी डाल सकता हूँ, किसी में भी डाल सकता हूँ। M1 तो एक्सटेंशन ही होता है हमारे कॉन्सेप्ट का, M1 में कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी ना होते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, ये एक काम करना, नेक्स्ट हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। टाइप्स ऑफ लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। लाइनों के प्रकार और उनके बीच में न्यूनतम डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? दूरी, न्यूनतम दूरी। हिंदी बोलते रहना चाहिए। देखो इंग्लिश तो अपनी है ही नहीं कभी भी, हिंदी अपनी है। आजकल 10 में से 9 जो तुम्हारे में से बच्चे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें हिंदी ढंग से नहीं आती। लिखना छोड़ो, बोलना नहीं आता ढंग से। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड इनके सामने बोल दें तो मीनिंग नहीं बता सकते। जैसे अन्वेषण का मतलब क्या होता है? बहुत कॉमन वर्ड है तो, अन्वेषण। PhD कब मिलती है? जब हम कोई रिसर्च करें, कुछ नया रखे दुनिया के सामने, तो रिसर्च को तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अन्वेषण। अन्वेषण हिंदी वर्ड है और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है रिसर्च, ठीक है जी। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें अपनी भाषा नहीं आती, जबकि रशियंस को रशियन आती है, जापानीज को जापानीज आती है। एक हमारा हिंदुस्तान है, इसे हिंदी नहीं आती, बाकी सब आता है, ठीक है जी। बता दो ये अभी
किसी बच्चे को बोल दो ना 2 का 3 के साथ गुणांक करो, दुखी हो जाएगा। क्या करना है ये बता दो ढंग से। हाँ, भाज्य अभाज्य बताइए जरा क्या होता है। सुना है भाज्य अभाज्य? हाँ, नहीं सर सुना। वो तो इसलिए आता है क्योंकि मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में था, तो बोलते हैं। अच्छा, नहीं नहीं सही है भाई, गवर्नमेंट स्कूल वाले हिंदी पढ़ाते हैं सही वाली, प्राइवेट वाले तो भगवान जाने क्या पढ़ा देते हैं हिंदी के नाम पे। अच्छा, हिंदी कॉम्प्लिकेटेड भी है ना, छोटे हो क्यों, छोटा हो बड़ा हो, है ना। इंग्लिश आप भी जल्दी समझ जाती है ना, हिंदी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है जी। टाइप 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस। कहानी नहीं सुनाना चाहता, अभी पढ़ा के आया हूं। ये बता दो, इन दो लाइंस, अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है? लॉन्गेस्ट तो बेटा तो कभी फाइंड ही नहीं कर सकता, और शॉर्टेस्ट फाइंड ही क्यों करेगा जब मिल रहे हैं तो लिखो शॉर्ट डिस्टेंस विल बी 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 क्या हो गया? 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 0। अभी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस खत्म, इस पे क्या पढ़ाना मुझे? कुछ नहीं। नेक्स्ट हेडिंग स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, ना ना ना, पैरेलल लाइंस पढ़ो पहले। टाइप 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस लिखो। अच्छा, लिखना क्या है? तो आता है तुम्हें? पैरेलल लाइंस ये हुई लाइन 1 एंड लाइन 2। हमें लाइन 1 की इक्वेशन सुनाओ। लाइन 1 के ऊपर भी मूविंग पॉइंट होगा, लाइन 2 के ऊपर भी मूविंग पॉइंट होगा। सुना दो इक्वेशन जल्दी से। आर वेक्टर इक्वल टू कितना? P1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ N2, N1 सॉरी, और लाइन 2 की इक्वेशन आई होगी P2 वेक्टर प्लस एल्फा टाइम्स ऑफ N2। कोई समझा सकता है मुझे कि ये हुआ क्या? मतलब ये P1 P2 क्या है? P1 इसके ऊपर कोई पासिंग थ्रू पॉइंट रहा होगा, और P2 इसके ऊपर कोई पासिंग थ्रू पॉइंट रहा होगा, N1 इसके ऊपर कोई वेक्टर रहा होगा, और N2 इसके ऊपर कोई वेक्टर रहा होगा। बोलो कोई कंफ्यूजन अब तक? क्लियर है डेटा? मेरा सवाल ये है कि पैरेलल लाइंस कैसी दिखती हैं, तो उनमें यार एक बात बताओ, अगर ये लाइनें सच में पैरेलल हैं तो तुमको नहीं लगता कि N1 और N2 क्या होंगे? प्रोपोर्शनल, है ना। N1 क्या होगा याद रखना, N1 क्या होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ, या लैम्डा ने क्या करके कुछ और कह लो से बीटा टाइम्स। इसको अगर हम कार्टेशियन वाली भाषा में लिखें तो क्या लिखें? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? ये चीज देखने के बाद ही हम बता सकते हैं लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। ठीक है जी।
ये मैनेजमेंट वाला पार्ट मुझे कभी भी रोल प्ले करना पड़ता है, ठीक है जी, ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। अभी कहाँ थे हम? हाँ, पैरेललाइंस। तो पैरेललाइन से पहचान लोगे आज के बाद भाई आप इसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अच्छा, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी या यूनिफॉर्म डिस्टेंस आएगी? यूनिफॉर्म डिस्टेंस आनी चाहिए। जब पैरेलल है तो फिर शॉर्टेस्ट का क्या मतलब और लॉन्गेस्ट का क्या मतलब, राइट? जहां खड़े होगे सेम डिस्टेंस हर बार नजर आनी चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, P2 माइनस P1 क्रॉस प्रोडक्ट n वेक्टर। अच्छा, दोनों में n लिख रहा हूं मैं, अब दोनों में क्या लिख रहा हूं? अभी इसका फंडा क्या है? रुको रुको रुको, इसका फंडा क्या है? दोनों में n क्यों लिख दिया? अभी जब तुम कह ही चुके कि पैरेलल है तो जो वेक्टर इस पे आया होगा वो उस पे जरूर चला जाएगा शिफ्ट होने के बाद। तो हम n1 n2 के नाम पे क्यों तंग करें तुमको, राइट? तो ये क्या आ जाएगा? हाँ भाई दोबारा बोलो क्या आएगा? P2 माइनस P1 क्रॉस कितना n और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n। बेटे जिस दिन मेरे पास कोई काम नहीं होगा तुम्हें कराने के लिए उस दिन इसका प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है जी? बहुत ऑफ द ट्रैक है जाके, बेसिकली प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट है, याद है डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था प्रोजेक्शन। जिस दिन मेरे पास कोई काम नहीं होगा ना, जब हम सब खाली बैठे होंगे, सर कुछ नहीं है, बर्बाद हो गई जिंदगी, अब तो सब सिलेबस खत्म हो चुका है, तो तब करेंगे काम ना। फिलहाल ये फॉर्मूला नोट करें, एक भाई सवाल आया तो फॉर्मूला लगा खत्म करना, क्यों चक्कर में पढ़ रहे हो इसके, ठीक है जी? P2 माइनस P1 क्रॉस एन प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। और तीसरा और आखिरी, पहले इस पे क्वेश्चन कर लेंगे ना, इस पे कर लेते हैं ना, स्क्यू लाइंस भी आ रहे हैं हम, नो डाउट। आप एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, एक काम कर सकते हैं आप, मेरे कहने पे 19 और 20 का ऑर्डर इंटरचेंज कर दो, मतलब 20 को 19 बना दो, 19 को क्या बना दो 20। एक्चुअली पैरेलल को पहले आना चाहिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअली 20 क्वेश्चन 19 हो चुका भाई, अब मैं 19 बोल रहा हूं, आपने कर लिया होगा फुली, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो मैं 20 का भाई बोर्ड पे ध्यान दो, सी पार्ट कर रहा हूं। लाइन 1 बताओ, 19 का सी पार्ट। ये मुझे इसलिए चेंज कराना पड़ा क्योंकि ये मैं चेंज कर दूंगा तो ये रिकॉर्डिंग इन फ्यूचर्स लोग परेशान हो जाएंगे, यार बोल 20 रहा है कर 19 रहा है, ठीक है नहीं? तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि ये 20 को 19 कर दो, 19 को 20 कर दो। मैं तो आने वाले टाइम में असाइनमेंट ठीक कर ही दूंगा। अब देखो लाइन 1, 19 के सी पार्ट में लाइन 1 क्या लिखी हुई है? x माइनस 1 अपॉन कितना 2 और y माइनस 2 अपॉन कितना 3 और z प्लस 4 कितना 6। ये फॉर्मूला तुम्हें बेस्ट किस में पता लगेगा? अच्छा पहले कंफर्म तो करो लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, पता लगा तुम खामा ही तंग हो रहे हो। कैसे पता लगेगा कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है? इनके डीआरस क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ भाई है या नहीं है, जल्दी से आप डिसाइड कर लें, बोलो। 2/4 1/2, 3/6 1/2 और 6/12 1/ कितना 2। कभी कभी एग्जामिनर गेम खेल जाता तुम्हारे साथ, तुम्हें पता नहीं लगता, वो यहां लिख देता है 2y और तुम पता क्या कर रहे होते हो? इसको डायरेक्शन रेशियो ले रहे हो। तुम्हें पता होगा कि लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसके लिए पहले y का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ता है? पहले 1 आए तो कभी संभाल लेना, राइट? चले ये तो कंफर्म हो गया कि लाइंस पैरेलल हैं। क्या क्या चाहिए तुमको? अरे ये ना मेरे को P2 चाहिए, तो लाइन 1 की इक्वेशन लिख क्यों नहीं दे रहे? लगे भाई आज पहली बार हम किस में लिखेंगे? उल्टा लिख रहे हैं, वेक्टर में लिख रहे हैं ना। सुनाओ जल्दी जल्दी। ये आ गया आई कैप, सही है, 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। कौन बोला 4k कैप? अरे तू भूल गया लाइन की इक्वेशन में बीच में माइनस होना जरूरी है। इस माइनस था नहीं था ना, तो इसको तमीज में लिखने जाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे x ऑफ -4। तो अब बता क्या नजर आ रहा है, 4 या -4? हाँ तो गलती नहीं करना दोबारा। ये -4k कैप प्लस मान लेते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ 2i, वेरी गुड, 3j प्लस 6k। कोई डाउट शाउट अब तक? लाइन 2 की इक्वेशन सुनो जल्दी जल्दी, लाइन 2 की इक्वेशन सुनाओ। 3i प्लस 3j माइनस 5k। अभी सूरज -5 कहाँ से आया? अरे ठीक करके लिखना पड़ेगा ना, माइनस ऑफ जैसे ही लिखा था। और प्लस सपोज करो बीटा टाइम्स व्हाट? सुधर जाओ। अबे तुमको बोला था जब पैरेलल है तो सेम डीआर यूज किया करो ना दोनों के। हाँ तो 2 से डिवाइड कर लो ना सारी कहानी को। 2 2 2 3 मान इतना पढ़ाने के बाद भी कॉन्सेप्ट में वही गलती करेंगे। बोला तो दोनों में n वेक्टर सेम चलाना है, नहीं तो इसमें n1 n2 अलग अलग नजर आने शुरू हो जाएंगे। फिर दुखी होगा सर मैं n1 लूं या n2 लूं।
दोनों में पहले सेम बनाना है, उसको सेम वाले को यूज करना है, ठीक है। चलो अब बताओ क्या लिखूं, 2i, वेरी गुड, प्लस 3j प्लस 6k, डन भाई, 6k हो गया जी। हाँ भाई P1 नजर आ रहा है साफ साफ, बोलो P1 कौन है, ये रहा यार, ये P1 है। हाँ जी, नहीं मैंने इसको यहीं काट दिया ना, बाकी तो सही है। अगर मैं लिखता 4 6 12 तो मैं नो डाउट यहां लिखता 2 बीटा, समझा, पर मैंने यहीं उड़ा दिए थे ये, ठीक है। चल बेटा लाइन P1 बोल दे रहा है, ये रहा P1, i प्लस 2j माइनस 4k। P2 बोलो, P2 3i 3j माइनस 5k। हमें n वेक्टर बोलो, n वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k। कोई डाउट? अच्छा जल्दी से समझाना शुरू करो मुझे, मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालूं। यार ये P2 माइनस P1 निकालना क्यों चाहिए तुमको, P2 माइनस P1 भाई यहाँ डालना है ना, फॉर्मूला कैसे काम करेगा जब तो इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे मुझे। तो बताओ भाई P2 माइनस P1, ऐसे नहीं 1, अरे ओरल बोल दो, 3 में से 1 गया, 2i 3 में से 2 गया, j माइनस 5 प्लस 4 माइनस के, डन। n वेक्टर तो है ही, चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका, P2 माइनस P1 क्रॉस व्हाट n, तो इसका मतलब आ जाएगा i कैप j कैप k कैप 2 1 माइनस 1, और वो कितना कहाँ गया वो n वेक्टर 2 3 6, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, 6 प्लस 3 9i, 6 दूनी 12 और प्लस 2 14 और माइनस, तो माइनस 14j प्लस 2 3 6 माइनस 2 4k। इसका मैग्नीट्यूड पता लग जाता है यार, मजा आ जाते हैं। इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता मुझे, अब इसका मैग्नीट्यूड तो लो भाई, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, इसमें क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 और 4 का स्क्वायर 16, कितना आया सॉल्व करके बताओ, 293 स्क्वायर रूट में ना। कोई डाउट यहां तक? और एक n वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए यार, एक n वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 13 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। आ जाओ भाई फॉर्मूले में, ये रहा फॉर्मूला, लेट द डिस्टेंस बी d, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी d, लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी d। हाँ भाई बोलो कितना, d कितना, कहाँ गया वो, रूट 293 था ना, बाई कितना 7, पीछे आंसर चेक करो, इनमें से किसी एक का आंसर गलत भी था, वो देख लेना कौन सा गलत है। यही है, नहीं ये गलत वाला है, सही वाला है, ये सही है ना, क्या है, क्यों तंग कर रहे हो, अरे तुम 20, ठीक है, हाँ पीछे भी तो आंसर में तो उल्टे करने पड़ेंगे, ठीक है जी। हाँ भाई ये काम अब मैं करूं सारे बार बार, या तुम्हें समझ में आता है, फॉर्मूला ही तो याद होना चाहिए। तीसरी और आखिरी टाइप की लाइन स्क्यू लाइंस, लिखो स्क्यू लाइंस। हाँ भाई क्या होती है स्क्यू लाइंस, जो ठीक है, नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड व्हाट, स्क्यू लाइंस। और खास बात क्या है, ऐसी लाइंस कहां होंगी, एक लाइन इस दीवार पे ले लो और एक लाइन इस दीवार पे ले लो। अब क्या है, ये बनाओ, मैं कॉपी कर लो, मैं तुम्हें इसी पे स्केच बना के दिखा देता हूं, ये सारा कॉपी कर लो अच्छे से, जिसको भी कॉपी करना है। कौन कर रहा है कॉपी,
बात नहीं हुई। मान लो मैं एक लाइन इस वाले प्लेन पे बना देता हूं, ये वाला जो प्लेन है ना, इस पे मैं एक लाइन ले लेता हूं ये वाली, और एक ये प्लेन ले लेता हूं मैं, ये जो है, अब क्या है, जिसको जितना एक्सटेंड करना है कर लो। ये लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट, अगर कोई बोला ना सर ये इंटरसेक्ट कर गया, पिटेगा बहुत। ये भाई 2D पे स्केच दिख रहा है ना तुमको, इसलिए ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर गया। असली कहानी में हुआ ये है ना। बच्चे भी मस्त हैं, एक पड़ोसी बोलता है इंटरसेक्ट तो कर रही है, अबे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। देखो ये लाइन है और ये लाइन है, ये ऐसे होल्ड कर रखी है मैंने, इसको कितना भी एक्सटेंड करो ये रहेगी, है ना, और इसको कितना भी एक्सटेंड करना है ये करो। हालांकि जो सामने से देखो, टॉप व्यू से देख रहा होगा, उसको ऐसा लगेगा कि एक दोनों एक दूसरे के साथ मिल रही, टॉप व्यू वाले को मिलेगा। जो ऊपर से देख रहा होगा ना, उसको लगेगा, बहुत दूर से ऊपर से देख रहा होगा तो अरे वो ताजमहल देखा तुमने, तो मैं बढ़िया तरीका बताता हूं, ताजमहल में ऐसे खड़े करते हैं, वो इल्यूजन ही तो होता है कि हमने ताजमहल की वो चोटी पकड़ रखी है, पकड़ थोड़ा रखी होती है, वो बहुत दूर हो ना तो ऐसा दिखता है कि हमने पकड़ रखी है। वहां लोग पागलों की तरह खड़ा है, ऐसे फोटो खिंचवाते ना ऐसे करके, तो ये इल्यूजन है भाई तुम्हारा, और कुछ नहीं है। ऊपर से देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये दोनों ऐसे हैं, लेकिन सच में ये ऐसे होती हैं। ऊपर से देखने वाले को लगेगा कि ये लाइंस लाइक ऐसे ना, तो बहुत, अगर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले ली जाए तो तुमको ऐसा लगेगा यहाँ बहुत कम डिस्टेंस, जो भी होता है इल्यूजन का फैक्ट जो भी होगा, लेकिन ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि ऊपर ये लाइन इसके ऊपर मीट करते जा रही है, लेकिन होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये लाइन इधर बढ़ा सकते हो, लाइन है, वेक्टर नहीं है, पता लगा उठा के चला दिया ऐसे, अबे लाइन है ये, लाइन कभी भी मूव, लाइन कभी भी जो है मूव नहीं करती, लाइन का एक्सटेंडेबल पाथ है, आप एक्सटेंड करते चले जाओ, वो वेक्टर होता है, अलोंग द लाइन ऑफ सपोर्ट और पैरेलल टू द लाइन ऑफ सपोर्ट मूव कर सकता है। आज क्या पढ़ रहे हैं हम, वेक्टर या लाइन? लाइन। अब ध्यान दो, ये लाइन इधर और ये लाइन इधर, अगर ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन इधर आ रही है तो डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, बढ़ रहा है। अभी यहां एक लेवल पे सबसे कम रहा होगा, एक लेवल पे सबसे कम, और उसके बाद क्या होगा, ये इधर चली गई और वो उधर चली गई, डिस्टेंस फिर बढ़ गया। ध्यान से देखना इस मॉडल को, राइट। ये फोटो जो मैंने खींची सबसे पास थी, यही क्वेश्चन में मेरा आएगा, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो बताओ स्क्यू लाइंस कौन से, ना तो ये पैरेलल है, पैरेलल है तो ऐसी दिखती, इंटरसेक्टिंग है तो ऐसी दिखती, ये तो कुछ नई कहानी आ गई, ना तो ये पैरेलल है ना ही ये इंटरसेक्टिंग है, राइट। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ना ढंग से, 2D पे तो मैं डायग्राम बना ही नहीं सकता ना, 2D पे तो तुमको ऐसा लगेगा कि सर ने बार बार क्या कौन सी बना ली है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसे बनेंगे ना लाइंस, ऐसे, ठीक है जी। ये इनके बीच में कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा होगा D, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, ठीक है जी। और सुनो, फिर राक्षस पंती मत करना, सर क्या कर रहे हो, अबे नहीं समझा सकता ना, बोर्ड पे कैसे समझाऊं, बोर्ड 2D है, हमें 3D फील करना पड़ेगा इसको पूरा, ठीक है जी। लेकिन इस बात को ध्यान रखो मॉडल के कर। तो अब बताओ जल्दी से शॉर्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वो तो भाई तुम्हें लाइन 1 देनी पड़ेगी। बोलो भाई लाइन 1 की इक्वेशन, आर वेक्टर इज इक्वल टू P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ N1, और लाइन 2 की इक्वेशन बोलो, आर वेक्टर इक्वल टू P2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट। अब जल्दी से सुना दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रट्टा मारा, मार तो लिया होगा तुमने रट्टा, हाँ सही बात है, P2 माइनस P1 डॉट डॉट क्रॉस नहीं, डॉट N1 क्रॉस N2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ N1 क्रॉस N2। एक चीज और बता दो, ये क्या है, ये दो डंडियां क्या हैं, बहुत कम कॉन्सेप्चुअल, बहुत कम लोग आंसर देते हैं, लेकिन जो देते हैं ना वो 90 प्लस जरूर होते हैं। ये दो डंडियां क्या हैं, नहीं सुधरोगे ना तुम्हें से किसी की नहीं आ रहे 90 प्लस। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या होगा, वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर क्या होगा, वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होगा, स्केलर, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होगा, स्केलर। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट के बाद स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट के बाद स्केलर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी, और तो इसलिए क्या है, मॉड है, मैग्नीट्यूड नहीं है। लोग इसको भी क्या बोल जाते हैं, मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये दो डंडियां क्या है, जब ऊपर वाला मैग्नीट्यूड है तो नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला मॉड है तो नीचे वाला भी मॉड नहीं, ये मैग्नीट्यूड है,
क्योंकि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो उसकी लेंथ चाहिए होगी। ठीक है, करो कॉपी। क्वेश्चन खुद ही कर लो भाई, मैं नहीं कर रहा ना कुछ भी, तो फॉर्मूला इंपोर्ट करना है, इंफॉर्मेशन निकालो और पुट करके देखो। क्वेश्चन नंबर 20 कर लो शुरू। 20 का डी पार्ट करो, डी। क्वेश्चन नंबर 20 का डी पार्ट करो और इसी के साथ आपका हाँ वेरी गुड, वो आखिरी में रिमार्क आएगा। हाँ भाई, कभी भी तुम्हारी लाइफ में तुमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, सुनो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमने स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगाया दो लाइंस के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस जानने के लिए, पता लगा शॉर्ट डिस्टेंस आ गई 0, तो लाइंस क्या थी, इंटरसेक्टिंग थी ना। अरे 0 तो डिस्टेंस एक ही जगह आती है जब लाइंस क्या हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब लाइंस पक्का एक दूसरे को मीट कर रही हैं, राइट। तो इसका मतलब लाइफ में कभी भी सवाल आए कि प्रूव दैट दीज टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, ये भी एक रास्ता है। क्यों ना हम डिस्टेंस निकाल लें और उनके बीच में डिस्टेंस क्या आएगी, शॉर्ट डिस्टेंस क्या आएगी 0। लेकिन अगर उसके आगे लिखा है हेंस फाइंड पॉइंट ऑफ व्हाट, तो बेटा फिर वो रास्ता वापस पकड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा उसी से आ जाओ जो मैंने पहले पढ़ाया, राइट। और अगर सिर्फ क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो बेस्ट है ये, इससे लगाओ और डिस्टेंस 0 आ जाएगा। वो आखिरी में रिमार्क लिख देना, लिख देना नीचे रिमार्क लिख देना, इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकम 0, if shortest distance becomes 0, that means lines will be intersecting, not skew. if shortest distance becomes 0, अगर shortest distance 0 हो गई, that means the lines will be intersecting, lines क्या होंगी, intersecting होगी, है ना, lines will be intersecting and लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग बट नॉट स्क्यू, इंटरसेक्टिंग है स्क्यू नहीं है। मैंने क्वेश्चन दिया तुमको, करके दिखा दो मुझे फटाफट, मैं नहीं करा रहा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा, डी पार्ट, 20 का 20 का डी, 19 का डी में उठा लेना तुम, नंबर बदल लिए ना। 20 का डी पार्ट, एक तो मैंने जान के लाइनें तुम्हें कार्टेशियन में दी, पहले तो लाने की इन्फॉर्मेशन लाओ, वेक्टर में लाओ पहले निकाल के इसको।
हाँ जी, तो लाइन 1 की वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी 3i 8j 3k लैम्डा टाइम्स 3i माइनस j प्लस k। लाइन 2 की जो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी -3i माइनस 7j प्लस 6k प्लस म्यू टाइम्स -3i प्लस 2j प्लस 4k। लेट्स फाइंड आउट ये P1, ये N1, ये P2, ये N2। लेट्स फाइंड आउट P2 माइनस P1। अच्छा P1 माइनस P2 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी में मॉड लगा रखा है ना, क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव आएगा हम आखिरी संभाल लेंगे। -3 और -3 -6i -7 और -8 -15j 6 और -3 3k। N1 क्रॉस N2 क्या होगा? N1 क्रॉस N2 क्या होगा? मैं सीधे लिख दूँ 6i। अच्छा ये मैं डेटा फिल कर देता हूँ, उसके बाद का रिजल्ट तुमसे पूछ लेंगे डायरेक्ट ना। -324, हाँ भाई बोलो 6i -6i ठीक है, प्लस j -3k सही है भाई, प्लस कौन बोल रहा है उल्टी सीधी बात? अभी चेक क्यों नहीं कर लेते? नमन है डीले -6i -15j और प्लस अक्षता का क्या है, यही है। ओके P2 माइनस P1। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है। हाँ भाई मैग्नीट्यूड निकालते रहे, मैंने कई चमत्कारी लोग देखे हैं, इतनी सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। तुम्हें पता है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन लेने बाद क्या बचता है? -2i -5j प्लस k। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है भाई, बोलो इसको देख देख के बोलो, N1 क्रॉस N2 का मैग्नीट्यूड बोलो। तो 3 तो सीधे बाहर लो, बाकी स्क्वायर रूट में ये ले लो भाई, ये तो नंबर हो गया ना, इसको तो बाहर करो। हाँ बोलो, -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो 30 √30। कोई नहीं कर लेंगे, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, 3√30 ठीक है जी। P2 माइनस P1 डॉट N1 क्रॉस N2। ये वाला 3 तो अलग कर लो ना तुम पहले से ही। P2 माइनस P1 बोलो कितना है, -6i -15j प्लस 3k। और डॉट करना है तुम्हें किसके साथ? -6i -15j प्लस 3k। इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल देन यू कैन डायरेक्टली परफॉर्म कर लो। और इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन एक काम कर सकते हो, यहां से तुम 3 कॉमन ले सकते थे और यहां से भी 3 कॉमन ले सकते थे। ये दोनों मैंने सेम नहीं लिख दिया? अच्छा सेम ही आ रहा है, पक्का ना, मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ भाई, तो 3 × 3 दोनों में निकल के आ गया। और रही बात कितना रह जाएगा पीछे, ये रह जाएगा -2i -5j प्लस k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? -2i प्लस 5j -5j प्लस k। 3 और 3 9, ये आ गया 4 और ये आ गया 25 और ये आ गया 1। 25 और 1 26 और 4 30, 30 × 9 270। आंसर बताओ ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं ना। P2 माइनस P1 डॉट N1 क्रॉस N2 का मॉड, मैग्नीट्यूड नहीं का मॉड, नीचे N1 क्रॉस N2 का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस आ गया 270 बाई 3√30। हालांकि 3√30 में से कुछ कर सकते हैं क्या, 6 पंजे 30। क्या बोल रही है? हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। अच्छा ऐसे बोलो ना, मैं कह रहा हूँ सेम हो गया, मैंने इसका स्क्वायर क्यों करेंगे हम, मैं इसमें खो गया बेचारे। ये आ गया कितना 90 और 30 नीचे लिख दो, √30 ऊपर लिख दो,
तो कैंसिलेशन के बाद 3√30 आ गया, दैट्स इट। 30√30 ये कैलकुलेशन है, ढंग से करके दे सकते हैं। मास्टर अलग कंफ्यूज कर रखा है तुमने हैं, एक कैरी सेम हो गया, मैं परेशान हूँ सेम कैसे हो गया। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचो। ना 22 क्वेश्चन 20 सेकेंड। ये तो सब तुमने किया, मैं क्या करूँ इसमें? अभी जैसे लेरी साहब कर रहे हैं कॉपी, मुझे लगा तुमने किया है। हाँ, ये कॉमर्स वाला बच्चा है, इनसे तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि कैलकुलेटर की तरह काम करो। वैसे ना तुम्हारी जो बुक्स में एंट्री होती है उसके पीछे 2 0 तो लगा ही रखे होते हैं उन्होंने हमेशा, तो कैलकुलेशन तो कर ही सकता है इंसान आसानी से, नहीं ऐसा कर सकते हैं? नालदा साइंस वाली, कॉमर्स वाली है? ठीक है, तुम्हारा अकाउंट्स ठीक है, आ जाएंगे 90+ आने चाहिए। अकाउंटेंसी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नहीं? फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा है, मैथ्स से भी। मैथ्स तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो फिर भी किसी लिए अच्छे हो सकते हैं। मैथ्स के साथ तो कईयों की किस्मत तो इतनी खराब होती है मैथ्स में, बेचारे जो रात को दिमाग, कई बार होता है ना समझ नहीं आ रहा होता ना सवाल, तो बच्चा अपने मन को समझा लेता है, छोड़िए कल ये कौन सा आएगा, और अगले दिन ना वही होते हैं सवाल जो छोड़ के आ, ओह शिट ये भी आ गया, अच्छा ये भी आ गया। ठीक है जी, और बेचारे इसी प्रेशर में 2-4 सवाल और गलत कर लेता है, यार ये तो मैं रात को कर ही लेता। ठीक है जी, ऊपर से किसी के घर वाले पंजाबी हों तो उसको घर पता, ये पिटना है तो है ही, अब सॉलिड वाले मारते हैं घर वाले कभी। ठीक है नहीं? 22 क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं सारा नहीं करा रहा, आता है तो मैं मिक्स प्रॉब्लम का थोड़ा, मैं कुछ नई चीज पढ़ा रहा हूं। ध्यान से देखो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन 1। लाइन 1 तमीज में नहीं लिखी हुई, ध्यान से देखो, लाइन 1 तमीज में नहीं लिखी हुई। क्या क्या गलतियां हैं जरा पता करो। एक तो इसमें से माइनस साइन से डिवाइड करो इसको, x - 4 कितना -2, ये सही है। y - 0/6 कर लो इसको बस, और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो बोथ ऊपर नीचे -3। ठीक है जी, और ये आ गया a1 b1 c1, बताना जरा a1 b1 c1 कितना आ गया, -2 6 और -3। अब इस क्या अगर किसी ने पूछना है साहब डीसी कैसे निकालोगे तो पिटोगे। हाँ भाई, डीआर से डीसी कैसे निकालते हैं? डीआर से, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन, √(a² + b² + c² से डिवाइड कर दो, तो a² कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 4 40 और 9 49, उसका स्क्वायर रूट 7। डीसी सुनो जल्दी से, -2/7, 6/7, -3/7। कितना आसान है डीसी निकालना, लेकिन हाथ में क्या होने चाहिए, डीआर। अभी रुला दूंगा ना, लाइन 2 पढ़ना जरा, इसके चक्कर में सवाल कराया है ना। लाइन 2, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ठीक कर लेना। ये जो कॉमा लगा है, तुम्हें लगता है कॉमा नहीं होना चाहिए था? अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा ना ये कॉमा ही है, इसी वजह से सवाल करा रहा हूं। अब बोर्ड पे ध्यान दो, कभी कभी वो ना 2 सीक्वेंस में लिखता है, तीसरा गायब कर देता है। अभी लगी साहब बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड्स ने 2 ही बार अब तक सवाल पूछा है ऐसा, और दोनों ही बार 3D क्वेश्चन बच्चों ने काफी गलत किए हैं। वजह ये जोड़ना नहीं आता उनको इसके साथ। एक काम करते हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी तो होती है, ये सब बराबर है तो क्या है, सम लैम्डा फैम्डा है। अगर ये सब बराबर हैं तो क्या होंगे, ये भी प्रोपोर्शनैलिटी देंगे। आ जाओ ना, प्रोपोर्शनैलिटी पकड़ लेते हैं। तेरी साहब ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। कोई डाउट यहां तक? अगर ये भी बीटा दे दे, क्या दे दे, हाँ बीटा दे, तो इससे जुड़ जाएगा ना ये भी। सभी लोग बीटा दे रहे तो बराबर है आपस में, तो मैं उससे बीटा
लाऊंगा निकाल के तुम्हारे लिए। कैसे? देखो मैं +1 इधर ले आया, चलेगा भाई, -1 को इधर ले आया +1, अभी तो 0 दे दिया, बीटा तो दिया ही नहीं, अच्छी बात है 0 दिया, 0 से तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। शायद तुम्हें अब मेरी बात ज़्यादा समझ में आएगी। अबे 0 से तो कुछ भी ले लो, बोला 0 को बोलो यार अपने साथ 1000 रख ले, बोलो 1000 क्या, जो रखना रख जा भाई, अल्टीमेटली तो 0 है ना। तो बताओ z+1 अपॉन 0 इक्वल टू बीटा गलत तो नहीं है भाई? अभी कोई पिटेगा अगर बोला कोई नॉट डिफाइन। मैं बताता हूँ भाई, इसका फंडा समझाता हूँ मैं, तो इसकी चिंता मत करो तुम, ठीक है। अपॉन में 0 आ गया, घबराओ नहीं, ये हो सकता है, मैं बताता हूँ भाई इसके बारे में। ये कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? यार ये भी बीटा, ये भी बीटा, जोड़ क्यों नहीं देते तुम आपस में? सारा मैसेज जोड़ के पढ़ो, सारा मैसेज जोड़ के पढ़ो भाई। x - 2/2, 2y - 5 कितना, -3, वो भी बीटा था और ये भी बीटा है, तो कितना हो जाएगा, z+1 बोलो इक्वल टू बोलो, जुड़ गए सब? अब मुझे समझाना है तुम्हें। अच्छा अभी भी ठीक नहीं लिखो, ठीक तो कर दो कम से कम। y - 5/2 कितना, सही बात है जी, आगे बताओ। इसको तो ठीक है, नहीं भी लिखा तो क्या फर्क पड़ता है, बाई कितना 0। DRs बोलो भाई, A2 B2 C2 बोलो, लाइन 2 के DRs बोल दो फटाफट। लाइन 2 के DRs आ जाएंगे A2 B2 C2 कितने, 2 -3/2 और 0। कोई डाउट? DC बताना इसके, ओरल बताओ, √(a² + b²। अरे एक मिनट, कॉमर्स वाले बताए ना कभी कभी पार्टनरशिप रेशो उल्टा सीधा आ जाता है, तो रेशो को ठीक कर लेते हैं ना हम लोग, किसी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 -6 और 0 कैसे 2, अच्छा ठीक है सही है। तो अब बताओ ABC कौन है, 4 -3 0, √(a² + b² क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 25, 16 9 25 का स्क्वायर √5, तो DC क्या आएगा 4/5 -3/5 0/5। कोई डाउट? अब मुझे समझाना है कि सर ये चमत्कार आप समझाओ तो सही, है ना, ये मैं समझा देता हूँ। एक बात बताओ प्यारे बच्चे, जब हम 11th क्लास में थे, जब हम थोड़े छोटे थे आज से, इसका स्लोप क्या है, x एक्सिस का स्लोप 0 होता था ना, तो मैंने बोला कि मेरी लाइन पास कर रही है 2,3 से और पैरेलल है x एक्सिस के। बच्चा इक्वेशन कैसे निकालता था, y - y1 = टू, वेरी गुड, mx - x1 निकालता था। तो y - y1 बोले तो 3 और m की वैल्यू कितनी, अभी मैं क्या करूं, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। तुमने क्यों बोला पैरेलल टू x एक्सिस, जो x एक्सिस का स्लोप वो अपना स्लोप, छोड़ो इसको, 3D में आ जाओ। इसका मतलब मेरी गलती नहीं भाई, अगर कोई चीज पैरेलल होगी तो वैसे दिखाऊंगा ना जैसे दिखेगी। हाँ भाई, इसको पहचानते हो, क्या नाम है इसका, x एक्सिस, इसके ऊपर डायरेक्शन कोसाइन सुनाया था ना, 1 0 0, कैसे समझाना कैसे। अरे x एक्सिस का एंगल x एक्सिस के साथ कितना होता है 0, x एक्सिस का एंगल y एक्सिस के साथ 90 और x एक्सिस का एंगल z एक्सिस के साथ, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos 0 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, cos 90 कितना है। ये DC का काम क्या है, यूनिट वेक्टर देना। क्या देना, अब दे तो दिया उसने 1 यूनिट का, दे तो दिया DC ने 1 यूनिट का वेक्टर। अब मैं इसको 5 गुना चला बैठा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर गया इसको, तो एक वेक्टर का हैप्पी बर्थडे हो गया। वो वेक्टर कैसा देखेगा जल्दी से बताओ, OA वेक्टर, हाँ बिल्कुल ठीक है, I 0J 0K। मैंने बोला मेरी एक लाइन है XY प्लेन में, सुनना ये कौन सा प्लेन है, ये X और ये कौन है, मैंने बोला मेरी एक लाइन है वो पास कर रही है x, y है ना, तो z 0 होता है, तो 2, 3, 0 से पास कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन निकाल के दिखाओ। हाँ भाई, एक लाइन है जो 2, 3, 0 से पास कर रही है और पैरेलल टू x एक्सिस है, निकाल के दिखाओ इसकी इक्वेशन। भाई लाइन की इक्वेशन निकालना मतलब एक पॉइंट दे दो तो मुझे, दे तो दिया पॉइंट, और क्या दे दो, लाइंस के DRs दे दो। मैंने कहा लाइन के DR नहीं, लेकिन लाइन के पैरेलल के DRs हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, वहां का आया हुआ वेक्टर अपने ऊपर गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। तो जल्दी से बताओ अपनी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x - 2 y - 3 z - कितना बेटा 0 अपॉन इसके DRs बोलना जरा, वो ठीक है वो भी चला देंगे, सही बात है ना, अपने को तो यूनिट वेक्टर भी चलता है, अपने को तो कुछ चाहिए जो इसके ऊपर हो और अपने ऊपर गिरे आगे ना। तो वैसे मैं 5 ले लूं, मैंने इस वेक्टर को इसीलिए, इसका हैप्पी बर्थडे इसलिए कराया था OA का कि भाई अपने काम आ जाए, ठीक है। वैसे 1 से भी चला दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो 5 अपॉन क्या लिखूं? वेरी गुड, अब समझ में आया ये फंडा क्या है। जिसके अपॉन में 0 आ रहा है ना वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड एक्सेस के पैरेलल हो गया। स्टैंडर्ड एक्सेस कौन कौन होते हैं? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो क्यों घबरा रहे हो भाई, होगा ना किसी एक्सेस के पैरेलल, ऐसा हो जाता है, उस केस में हो जाता है। गुड आउट। आज के बाद घबराओगे तो नहीं अपॉन में 0, सर नॉट डिफाइन, बहुत पिटोगे। नॉट डिफाइन कहां से हो गए? ये लोकस लिखने का तरीका है, राइट। अब कल को तुम ऐसी बातें करना शुरू कर दो, सर y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और सर m की वैल्यू ले ली 0। तो एक चमत्कारी बच्चा शशांक जैसा, सर ये सब तो गलत है। मैंने क्या से गलत है? सर 0 लाना नीचे, नॉट डिफाइन। सर बेकार की बातें हैं सर, कहाँ चक्कर में पड़े हो? अबे ऐसे नहीं होता, वो लिखने का एक तरीका होता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते एक्चुअली। वो मल्टीप्लाई भी तो होता है किसी से। अगर तुमको 0 इतना ही आप चुभ रहे नीचे तो हटाने का रास्ता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसे ही इसमें भी तो है ना, जो अपॉन में 0 आ रहा है वो तुमको जरूर है डिवाइड करना। किससे मल्टीप्लाई करोगे? बीटा से। 0 इंटू बीटा बोलो कितना हो गया? 0, और ये z उधर चला जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? z इक्वल टू, वो तो मैंने स्टार्टिंग में लिख के दिया था तुमको, z इक्वल टू -1। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भैया नॉट डिफाइन कौन बनाने के लिए कह रहा है? तुमको दिखता है, तुम्हारा काम ये नहीं कि दुनिया को जो दिख रहा है वो बताओ, तुम उस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाहर निकल सकते हैं ना वहां से। कर लो कॉपी भाई, ये तो मिटा दूं फालतू की चीजें थी, है ना। ये तो तुम्हें समझाने की बात थी कि भाई वो अपॉन में 0 आए तो घबराना नहीं है आज के बाद, ठीक है। हाँ भाई, अब बताओ तो मुझे जल्दी जल्दी, टाइम कितना है अपने पास? तुमसे जब पूछो कभी तुमने ये बताया कि सर 5 मिनट है? ठीक है जी। सो ऑलमोस्ट हमने आज लाइन ऑफ स्पेस खत्म कर लिया। बिकॉज ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ, शायद अपने 2 क्वेश्चन बचे हैं, है ना। अगली क्लास मिस नहीं करना। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है? प्लेन, है ना। और उसके बाद क्या शुरू होगा? लाइन एंड प्लेन, उसका चैप्टर खत्म, ठीक है जी। बहुत तेज पढ़ाया मैंने तुम्हें। फैमिली ऑफ प्लेन्स तो प्लेन और लाइन एंड प्लेन में आ गया ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइन एंड स्पेस मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, उड़ाया है तुम्हारा। इतना कोऑपरेटिव बैच कहीं मिलता नहीं है। एक क्वेश्चन कराने के बाद कई लोग तो ट्यूबलाइट हो जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? फिर उनको एक और करो, हाँ कुछ समझ में आया सर, एक और वंस मोर ना। तो एक्चुअली क्या है ना, तुमने हर टाइप के ऊपर एक एक क्वेश्चन किया तो इसलिए तुम्हारा चैप्टर खिंच गया। अब इसका फायदा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अगली क्लास में इसको प्रैक्टिस, सारा असाइनमेंट मत करके आओ, लेकिन हर टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन तो खुद करके लाओ। भाई मैंने तो एक एक क्वेश्चन के कितने कितने पार्ट रखे हैं, 4-4, 5-5। तुम पागल मत बनो। मैंने तो उस बच्चे के लिए रखे हैं जो थोड़ा स्लो है, उसको मैथ्स में पिकअप करने में टाइम लगता है, तो उसको 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिए हैं। तुम्हारा पिकअप फास्ट है, तुम क्या कर सकते हो? लेडी साहब आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप 5-5 करना, ठीक है जी। जिसका पिकअप फास्ट है वो क्या करेगा? हर टाइप का एक एक सवाल करके रिपोर्ट करेगा, मेरे को कॉन्सेप्ट आ गए या नहीं आए। समझ आया बच्चे? और जो बिना कॉन्सेप्ट करके आया वो, उसे पढ़ाऊंगा मैं, क्या कर लूंगा? पढ़ा तो उसको भी दूंगा ही, पर ठीक है गलत होगा नहीं, पढ़ लो, ठीक है। चलो बाय बाय।